आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरहत इश्तियाक का लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत नॉवेल जो बचे हैं संग समेट लो, ये मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हम पढ़ने वालों की एक बेहतरीन हौसला अफजाई होती है। और इसके अलावा आप जो भी नॉवेल सुनना चाहते हैं मुझसे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वहां अंधेरा बहुत था, हैबतनाक सन्नाटा था। इसे बहुत डर लग रहा था। वो वहां से निकलना चाहता था। वो भागने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो हाथ पांव नहीं हिला रहा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, मगर कोई तो आ जाए इसकी मदद के लिए। कोई तो आकर इसे इस अंधेरे से निकाल दे। वो रो पड़ा। वो ज़ारो कतार रो रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, मगर इस हैबतनाक सन्नाटे में इसकी आवाज सुनने वाला कोई भी न था। इसे अंधेरे से रोशनी में ले जाने वाला कोई भी न था। इसकी रोने की आवाज में किसी के कहके की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। ये कौन था? कौन इसकी बेबसी पे हंस रहा था? बेचैनी से करवट बदलते इसकी आंख खुल गई थी। वो सर से पांव तक पसीने में नहाया हुआ था। इसके पूरे जिस्म पे एक लर्जिश सी तारी थी। इसने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ निगाहें घुमाई। इसे अंधेरा दिखाई दिया। इसने हाथ बढ़ाकर बेड, साइड टेबल पे रखा लैंप रोशन किया। लैंप रोशन करते हुए इसके हाथ होले होले लर्ज रहे थे। लैंप ने कमरे में फैले अंधेरे को कम कर दिया था, मगर इसे ये रोशनी नाकाफी महसूस हो रही थी। इसे इस अंधेरे, इस सन्नाटे और इस खामोशी से वहशत हो रही थी। वो बेड से उठा। इसकी टांगों में लर्जिश थी। इसने स्विच बोर्ड के पास आकर कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी थी, यहाँ तक कि छत पर लटकता फानूस भी। एक पल में कमरा रोशनी में नहा गया था। रोशनी हो जाने के बाद इसकी वहशत तो खत्म हो गई थी, मगर घुटन का एहसास अभी भी था। वो कमरे के दूसरी तरफ खिड़कियों के पास आया। इसने एक एक करके कमरे की तमाम खिड़कियां खोल दी थी। फिर वो कमरे का दरवाजा खोलकर अपने रूम की बालकनी में आ गया। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, खुद को पुरसुकून और नॉर्मल करने के लिए। इसे याद आ चुका था कि वो किसी अंधेरी और हैबतनाक जगह नहीं, बल्कि यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क में है। वो इटली में है। वो इस वक्त रूम के खूबसूरत और शानदार होटल के पूरा साइज कमरे में है। वो रेलिंग पर बाजू जमा कर खड़ा हो गया था। ये रात का आखिरी पहर था। इसने सामने नजर आती सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां और उनकी रोशनियों को देखना शुरू किया। इसका दिल अभी तक घबरा रहा था। सड़क पे गाड़ियां नजर आ रही थी। अगर ये ख्वाब इसका पीछा छोड़ दें तो कितना अच्छा हो। आखिर ये ख्वाब इसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो सोचे जा रहा था। बरस हुए। इसने रातों को सोना छोड़ दिया था। इसे सोने से खौफ आया करता था। यूं लगता था इधर वो सोएगा, इधर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। नींद से फरार की कोशिश इतनी कामयाब साबित हुई थी कि अब जब वो खुद को एक मजबूत और तवाना मर्द समझता था, वो ये समझता था कि इसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। वो रात को पुरसुकून नींद सोना चाहता था, तब इसे नींद लाख कोशिश करने पर भी नहीं आती थी। वो इंसोम्निया, बेख्वाबी का मरीज हो गया था। वो पूरी रात नींद के आ जाने की कोशिश करते गुजार दिया करता था। जब इसकी कैफियत को बहुत रातें गुजर जाती, नींद न होने की वजह से दिन के औकात में मामूलाते जिंदगी मुतासिर होने लगते, तो वो डॉक्टर की तजवीज करदा गोलियां ले लिया करता था। इन गोलियों के साथ नींद
اسے آ جاتی تھی، مگر یہ نیند اپنے ساتھ بہت سے ڈراؤنے خواب بھی لے کر آتی تھی۔ غلط سوچتا تھا وہ کہ خوابوں سے نہیں ڈرتا تھا، وہ تو ان خوابوں سے بھی آج اتنا ڈرتا تھا جتنا 12 سال پہلے ڈرتا تھا۔ چند منٹ گہری گہری سانسیں لینے کے بعد گھٹن کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بدن کی لرزش بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکیاں اور بالکنی کا دروازہ اسی طرح کھلے رہنے دیا تھا۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے اپنے گرد آوازیں چاہیے تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اٹیلین میں آتے یہ پروگرامز اسے قطعاً سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی انہیں سننا چاہتا تھا۔ اب اپنے اندر کی وحشت اور سناٹا مٹانے کو باقی رات اس نے یہی کام کرنا تھا۔ زندگی کی بے شمار راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزارنی تھی۔ وہ صبح ایک نارمل انسان کی طرح آفس روانگی کے لیے تیار تھا، یوں جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہترین تراش خراش والے سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی یہ تیاری دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود سے اور ساری دنیا سے نفرت میں مبتلا ایک انسان ہو۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہ سوٹ، یہ ٹائی، یہ سلیقے سے جمے بال، یہ ٹائی پین، یہ کف لنگز اور یہ بہترین جوتے دیکھ کر کون سوچے گا کہ وہ سکندر شہریار سیلف ڈسٹرکٹیو، خود تخریبی اور سوسائڈل ٹیمپرمنٹ، خودکشی کا رجحان رکھتا ہے۔ خود پر سے نفرت اور حقارت کی نگاہیں ہٹاتا وہ شیشے کے سامنے سے ہٹا۔ اس نے اپنا بلیک لیدر بریف کیس لیا، لیپ ٹاپ بیگ میں لیپ ٹاپ رکھا۔ وہ اپنے ہوٹل روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا ہوٹل ویا وکٹوریا وینیٹو سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جبکہ اس کا آفس ویا باربرینا پر تھا۔ گویا آفس اور اس کے ہوٹل کے بیچ میٹرو کے بس ایک ہی سٹاپ کا فاصلہ تھا، مگر کل جب وہ ہوٹل سے آفس پہلے دن کیا اور آفس کی گاڑی نے اسے پک کیا، تب محض ایک سٹاپ کا یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے 1.25 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک جام روم کا بھی مسئلہ تھا۔ تب کل ہی اس نے طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ آفس میٹرو میں جایا اور آیا کرے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی ناک کا مسئلہ نہیں تھا۔ روم کا انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم لندن اور پیرس جتنا مربوط تو نہ تھا، مگر پھر بھی ٹریفک جام میں پھنسنے سے بددرجہ بہتر تھا۔ یوں آفس جانے آنے کے لیے ملی گاڑی اور ڈرائیو والی سہولت کو اس نے پہلے دن ہی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ میٹرو اسٹیشن پہ رش کا حصہ بنا وہ بھی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ وہ اپنے ارد گرد کھڑے اور بیٹھے ہوئے رومن مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر کو اپنے کام پر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر اس جلدی اور بھاگ دوڑ والے انداز کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ایک بھی اسے ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو خوش لباس نہ ہوتا۔ فیشن اور اسٹائل رومنوں کے لیے ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ عورتوں کے لباس، ان کا میک اپ، ہینڈ بیگ، سینڈلز، مردوں کے سوٹس، ٹائیاں، جوتے، بریف کیس، ہر کچھ فیشن کے عین مطابق تھا، بے حد اسٹائلش تھا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا تھا کہ رومنز بڑے کلاسی اور اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں۔ اسے اگلے ہی اسٹیشن پر اترنا تھا اور اس کا اسٹیشن فوراً ہی آ گیا تھا۔ ویا باربرینی پر میٹرو اسٹیشن سے بہت نزدیک ہی اس کا آفس تھا۔ یہ اس کی دوحہ میں اپنا ہیڈ آفس رکھتی ملٹی نیشنل کمپنی کا جنوبی یورپ میں واقع ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ آفس آ گیا تھا۔ وہ جن کاموں کی انجام دہی کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا ان میں مصروف ہو گیا تھا۔ آفس میں چند لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا تھا۔ ان سے کل اور آج رسمی ہائی ہیلو کے بعد اس کی صرف اور صرف پروفیشنل نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی، کام کی بات مکمل پیشہ ورانہ انداز میں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یہاں سے جا کر کچھ نہیں کرنا تھا، اپنے ہوٹل روم میں بند ہو جانا تھا، یا شاید روم کی گلیوں کوچوں میں تنہا پھرنا تھا، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے لیے ایسی کشش نہ رکھتی تھی کہ وہ آفس سے جلدی اٹھنے کی خواہش رکھتا۔ مگر چونکہ آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، ایک ایک کر کے سارا آفس خالی ہو رہا تھا، سو وہ بھی آفس سے نکل آیا تھا۔
इसे रास्ते का 2 दिन में कुछ कुछ अंदाजा हो गया था और इसकी जेब में रोम का बड़ा जामे नक्शा भी मौजूद था। गोया रास्ता भटकने का इम्कान न था। चुनाचा बजाय मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने के इसने पैदल अपने होटल तक जाने का फैसला किया। यूं जून का महीना था और रोम में मौसम खासा खुशगवार था। सूरज आजकल करीबन 8:45 बजे गरूब हुआ करता था। सो इन दिनों यहाँ शामें बड़ी लंबी होती थीं। विया वेनिटो से विया बारबेरिनी वो उस तरफ ऐसे ही जा रहा था। इसके इर्द गिर्द कदीम इमारतें थीं, फव्वारे थे, मगर इस रोम की हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी उसे। वो अभी भी इस ख्वाब के हिसार में था। अब अगले कई रोज तक उसे इस ख्वाब के हिसार में ही रहना था और अगले कई दिन खौफ के सबब सोना नहीं था। इसने आज सुबह नाश्ता न किया था, न ही दोपहर में लंच। ऑफिस में खाली पेट कॉफी के 3 कप जरूर पिए थे। इसे सड़क के किनारे एक पिज़्ज़ेरिया नजर आया, तब इसे आप अपने तमाम दिन कुछ न खाने का आज इस वक्त एहसास हो गया था। वो यहाँ से पिज्जा खाता हुआ चला जाए, फिर होटल के कमरे में बंद होकर रात गए तक अपना ऑफिस का काम करता रहेगा। इसने दिल ही दिल में तय किया इस बात को। अभी चूंकि डिनर टाइम नहीं हुआ था, इसलिए इस छोटे से पिज़्ज़ेरिया में से मेजों पर 2-4 लोग बैठे नजर आए। वो अपना पिज्जा ऑर्डर करने काउंटर पे आ गया था, मगर इटली में इटालियन सीखे बगैर आप अपने लिए कुछ ऑर्डर करना नहीं सीख सकते। ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसका ऐसे अंदाजा नहीं था। पिज्जा ऑर्डर करने की कोशिश करते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट गुजर गए थे। काउंटर के पीछे खड़े दरमियानी उम्र के इटालियन मर्द और औरत अंग्रेजी से कतअन नावाकिफ थे। वो दोनों मर्द और औरत खुश अखलाकी से मुस्कुरा कर इसके अंग्रेजी लफ्जों के जवाब में मुख्तलिफ अशिया उठा कर इसे दिखा रहे थे। अच्छा, वो अपने पिज्जा की ये टॉपिंग चाहता है, फला तरह के मशरूम्स का इजाफा चाहता है, वो मोडोरो चाहता है, न जाने वो इसे क्या क्या उठा कर दिखा रहे थे। साथ ही नशे की न जाने क्या क्या इटालियन नाम ले रहे थे। वो दोनों तहम्मुल से इसे वक्त दे रहे थे। वो इस बेकार की मुशक्कत से बेजार हो गया था। बेहतर यही है कि वो अपने होटल जाकर खाना खाए, जहां अंग्रेजी समझी भी जाती है और बोली भी जाती है। करीब था कि वो अंग्रेजी ही में इन दोनों का शुक्रिया अदा करता वहां से पलट जाता कि अचानक ही बिल्कुल पीछे वाली मेज से उठ कर एक इटालियन लड़की इसके पास आई। मे आई हेल्प यू? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बड़ी चुस्त अंग्रेजी में इससे मुखातिब हुई थी। इसने चौंक कर इस लड़की को देखा। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। इसने सर इस बात में हिला दिया। इतना वक्त यहाँ खड़े होकर बर्बाद कर चुका था, तो अब यहाँ से खाना खा कर ही जाना चाहिए, इसने दिल में सोचा था। वो अभी इस लड़की को अंग्रेजी में ये समझाना ही चाहता था कि वो किस तरह का पिज्जा ऑर्डर करना चाहता है कि वो बड़ी रवानी से गिट पिट करती सामने खड़े मर्द और खवातीन से इटालियन में चंद जुमले बोली। जुमले अगर अल्फाज तोड़ तोड़ कर भी बोले गए होते तब भी इसके सर के ऊपर से ही गुजरने थे। काउंटर के पीछे खड़ी औरत साई कहती मुस्कुराते हुए अंदर गालिबन किचन में चली गई थी, जबकि मर्द इस इटालियन लड़की से इटालियन ही में कुछ बात करने लगा था। वो जबान गैर में बातें करते इन दो अफराद को खामोशी से देख रहा था। मर्द के मुस्कुरा कर अपनी तरफ देखने से इतना अंदाजा इसे हो रहा था कि गुफ्तगू इसकी बाबत हो रही है। ये आपसे माजरत कर रहे हैं कि आपको जहमत हुई। लड़की अब इससे मुखातिब हुई थी। गोया इटालियन जुमलों का अंग्रेजी तर्जुमा व खुलासा बयान किया गया था। मैंने आपका पिज्जा ऑर्डर कर दिया। असल में मैं इस टेबल पर बैठी थी और आपकी सारी बात सुन रही थी। इसने काउंटर के करीब तरीन मेज की तरफ इशारा किया। इसने नजरें घुमाकर इस मेज की तरफ देखा। वहां इस लड़की का चंद लुक में खाया पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का अनछुआ गिलास रखा था। थैंक्स, इसने पुरतकल्लुफ अंदाज में संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ मुख्तसर सा शुक्रिया अदा किया। आपके पिज्जा में किसी भी तरह का मैट नहीं होना चाहिए, मैट स्टॉक भी नहीं होना चाहिए और वाइन भी नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल सादा मशरूम्स और सब्जी वाला पिज्जा चाहिए। वो मुस्कुरा के उससे बोली। यस, थैंक्स अगेन। इस बार इसने ये अल्फाज संजीदगी से कहे। माय प्लेजर। वो खुश अखलाकी से मुस्कुराई। आप बिल पे कर दीजिएगा, पिज्जा तैयार हो रहा है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, तब तक आप बैठ जाएं। वो बिल पे करने के बाद अपने लिए कोई और मेज मुंतखब करके वहां बैठने के इरादे से मुड़ा था। वो लड़की भी इसके साथ काउंटर पे से हटी थी, मगर जैसे ही काउंटर से हटकर वो इस लड़की की मेज के करीब पहुंचा तो वो इससे बोली, आइए बैठिए। इसने बिल्कुल अभी इसकी मदद की थी। वो फौरन बदइखलाकी दिखाकर बैठने से मना नहीं कर सकता था। हाँ, दिल में
इसी ये पेशकश और बेतकल्लुफी गिरा गुजरी थी। बहरहाल वो मजबूरन और मरवतन इसके सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया था, बेहद पुरतकल्लुफ अंदाज में। नेक्स्ट टाइम आपको अपने लिए कुछ ऑर्डर करना हो या कहीं से कुछ खाने पीने की चीज ले रहे हो और इनके अज्जा देखना चाहें तो पोर्ट के लिए स्ट्राटो के लफ्ज याद रखिए और वाइन के लिए वाइनो का। और आपको ये दोनों चीजें अपने खाने में नहीं चाहिए, इसलिए कि सेंजा का लफ्ज इस्तेमाल कीजिएगा, यानी आप कहेंगे सेंजा, स्ट्राटो, वीनो, सेंजा। वो मुस्कुरा के ऐसे बता रही थी, गालिबन इसे बिलावजह और बात बेबात मुस्कुराने की आदत थी। इसे झंझलाहट हो रही थी। इस वक्त इसकी किसी से भी खुश अखलाकी दिखाने और गुफ्तगू करने का मूड न था, मगर इससे मदद लेने की हमाकत कर बैठा था। इसका खमियाजा तो भुगतना ही था। इसने संजीदगी से सिर्फ इसकी बात सुनी थी। जवाब में कुछ भी नहीं बोला था, मगर इस बातूनी लड़की को इसके कुछ बोलने या न बोलने से यकीनन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए इसे मजीद बता रही थी। इटालियन ज्यादा मुश्किल जबान नहीं है। इटालियन के बहुत से लफ्ज तो आप यकीनन पहले ही जानते हैं। पिज्जा कैफे, सोलो, पापाराजी, पोपुचिनो, एस्प्रेसो, गिलाटो, पास्ता। वो अपनी आंखों पर लगे स्टाइलिश ग्लासेस को हाथों से सेट करते हुए बोली। वो 26-27 साल की खुश शक्ल लड़की थी। इसने ब्लैक कलर की कैप्री पैंट रेड कलर के स्टाइलिश टॉप के साथ पहन रखी थी। इसकी सिल्की बाल सुर्खी माइल ब्राउन कलर के थे और इसने इनके ऊंची पुनी करके बना रखी थी। लबों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगी थी। इसके खूबसूरती से तराशे नाखूनों पर सुर्ख रंग की नेल पॉलिश लगी थी। इसके ब्लैक फ्रेम वाले स्टाइलिश और फैशन के मुताबिक ग्लासेस देखकर ही पता चल रहा था कि वो डिजाइनर्स ग्लासेस हैं, शायद अरमानी या इसी की टक्कर के किसी और डिजाइनर के। दीगर तमाम इटालियंस की तरह फैशन और स्टाइल यकीनन इसके लिए भी बहुत अहमियत रखता था। इसके अंदाज, शहानत और इसकी शख्सियत में एक वकार था। जब वो इसके बिल्कुल सामने बैठी इससे गुफ्तगू कर रही थी तो बगैर दिलचस्पी के ही सही, पर वो उसे देख तो रहा था। काउंटर के पीछे खड़ा मर्द इनकी मेज पर आकर इसका पिज्जा सर्व कर रहा था। वो लड़की मुस्कुरा के इससे बोली, ग्रेजी सिग्नोरी एल्बर्टो। एल्बर्टो मुस्कुराता हुआ वहां से पलट गया था। ग्रेजी शुक्रिया को बोलते हैं, ये तो पता होगा ना आपको। जी। इसके तवील जुमलों के जवाब में इसके जुमले एक या दो लफ्ज ज्यादा तवील नहीं थे। एल्बर्टो और स्लो या मियाँ बीवी हैं और मैं छोटी सी थी ना जब से ये दोनों ये पिज़ेरिया चला रहे हैं। जिन मालूमात के हुसूल में से कतन कोई दिलचस्पी नहीं थी वो इसे फराम कर रही थी। इस गले पड़ी मुसीबत से पीछे छुड़ाने का वाहिद तरीका इसे ये समझ में आया कि अपना पिज्जा खाना शुरू कर दे। खाना खत्म करते ही वो इससे माजरत करके यहाँ से उठ जाएगा। सिकंदर को खाना शुरू करते देखकर इसने भी अपना ठंडा हो चुका पिज्जा खाना शुरू कर दिया था। आपने बिल्कुल ठीक किया कि पिज्जा खाने पिज़ेरिया आए। आपको सही मायनों में इटालियन पिज्जा का जो मजा इन छोटे छोटे पिज़ेरिया में मिलेगा वो बड़े होटलों में नहीं मिल सकता। रोमन पिज्जा की खासियत ये है कि इसका क्रस्ट बड़ा पतला होता है और इटालियन पिज्जा का जो मजा आपको इसमें मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। इटली से बाहर दीगर बेशतर ममालिक में जो पिज्जा लोग बड़े शौक से खाते हैं वो रोमन पिज्जा अमेरिकन वर्जन का होता है। इन बेचारों ने कभी असली इटालियन पिज्जा का मजा ही नहीं चखा होता, इसलिए वो इसी पर खुश हो जाते हैं। वो इस तवील गुफ्तगू में दिलचस्पी रखता भी है या नहीं, इसे पिज्जा के इटालियन और अमेरिकन फर्क मालूम करने में कोई दिलचस्पी है भी या नहीं, इससे भी न्याज वो खाते हुए मुसलसल बोलने में मगन थी। इसकी अंग्रेजी बड़ी रवां और शुस्ता थी। इसका लहजा ब्रिटिश था मगर फिर भी इसकी अंग्रेजी में कहीं कहीं इटालियन तलफ़ुज़ की हल्की सी झलक महसूस हो रही थी और वो पिज्जा खाते हुए कुछ सोचकर मुस्कुराई थी। इतनी देर से आपके साथ बैठी हूँ और मैंने अपना तारुफ भी नहीं करवाया। वो जवाबन खामोश रहा। पिज्जा करने वाला लेते हुए इसने महज खामोशी से उसे देखा था। मैं लीजा हूँ। वो अब इसकी तरफ इन नजरों से देख रही थी कि वो भी अपना तारुफ करवाए। सिकंदर टूरिस्ट सयाह हैं, रूम घूमने आए हैं? नहीं, ऑफिशियल काम से। अब कबल इसके कि इसका मजीद तारुफ हासिल करने की कोशिश की जाती है। ये गुफ्तगू शनीद जिसमें से रत्ती बराबर भी दिलचस्पी न थी मजीद जातियात की तरफ जाती। वो अपने पिज्जा का आखिरी लुकमा खाकर छुरी और कांटा मेज पे रखते हुए उससे बोला, आपका बहुत शुक्रिया लीजा, आपने मेरी मदद की। अब मैं चलता हूँ और मुझे देर हो रही है। इसने जबरदस्ती चेहरे पर मरवत और शाइस्तगी की मुस्कुराहट सजाई। वो जवाबन खुश दिली से मुस्कुराई। इसने छुरी और कांटा प्लेट पर रखकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चाओ सिकंदर, आपसे मिलकर खुशी हुई। सिकंदर ने इसका हाथ बड़ा मुसाफा
के लिए थाम लिया था। चावलीजा, इसने भी इटालियन ही अंदाज में से खुदा हाफिज कहा। चेहरे पर खुश अखलाकी वाली हल्की सी मुस्कुराहट रखे वो अपने होटल की तरफ जाने वाले रास्ते पर रवा दवा था। वो पत्थरों से बनी कई सौ साल कदीम स्ट्रीट से गुजर रहा था। इर्द गिर्द कई सौ साल पुरानी इमारतें थी। इस सड़क पर भी एक फव्वारा था। ऐसा लगता था रोम की हर सड़क पर, हर गली में एक फव्वारा था। कई जगह ये महज खूबसूरती के लिए थे और कई जगह पानी पीने के लिए। 16वीं और 17वीं सदी में बनाए गए ये फव्वारे ज्यादातर इस जमाने में लोगों की पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए बनाए गए थे। बगैर रास्ता भटके वो अपने होटल तक पहुंच गया था। इसके होटल की बिल्डिंग भी 16वीं सदी में किसी रोमन बादशाह के लिए बनाया गया एक महल थी, जिसे बाद में नए सिरे से तामीर करके इस होटल की शक्ल दी गई थी। होटल में तमाम तर जद्दतें और जदीद तरीन सहूलियात मौजूद थी, मगर इस तरह के इसका असली शक्ल और तारीखी हैसियत भी बरकरार रखी गई थी। खाना वो खाकर आ चुका था। अब रात गए थे कि इसे खुद को ऑफिस के कामों में मसरूफ रखना था। इसने रूम सर्विस कॉल करके अपने लिए कॉफी मंगवाई थी और खुद को कामों में गर्क कर लिया था। वो गुजरी रात के ख्वाब को आज किसी भी कीमत पर सोचना नहीं चाहता था। वो दोपहर से घर से निकली हुई थी। वो आजकल विया बर्बीनी के पास कई सौ साल कदीम पत्थरों से बनी एक जेली सड़क और इस सड़क पर मौजूद 16वीं सदी में बनाई गई चंद बिल्डिंग्स को पेंट कर रही थी। वो अपना ईजल, कैनवस, पेंट और ब्रश लेकर दिन के इन औकात में, जब वहां लोगों की ज्यादा आमदोरफ्त नहीं हुआ करती थी, तब वहां आ जाया करती थी। इसने हर जाविये से वहां की कई तस्वीर खींच रखी थी। वो इन तस्वीर की मदद से भी इस जगह को पेंट कर सकती थी, मगर एक तो इसे किसी भी लैंडस्केप को इसकी असल जगह पर मौजूद रहकर पेंट करने में मजा आया करता था, और दूसरे इसे अपने रूम की गलियों में वक्त गुजारना अच्छा लगता था। अगले माह के आखिर में फ्लोरेंस में इसकी पेंटिंग्स का सोलो शो था। इस बार इसका मौजू रोमन लैंडस्केप था। कुछ लैंडस्केप भी इसे पेंट करने थे। 4-5 दिन लगाकर इसको इस पेंटिंग के खतोखाल यहाँ आकर वाजे करने थे। बाकी फिर नोक पलक संवारने का काम घर पर अपने स्टूडियो में करना था। नैनी ने इसे बहुत ताकीद करके भेजा था कि वो घर से बगैर खाना खाए जा रही है, लिहाजा पेंटिंग शुरू करने से पहले कहीं बाहर से लंच कर ले, मगर काम की धुन में इसे खाना पीने की ख्वाहिश ही नहीं होती थी। यहाँ दोपहर में दुकानें और बार बंद हो जाते थे और लोगों की आमदोरफ्त भी कदरे कम हो जाती थी, तो ये वक्त इसे पेंटिंग के लिए अच्छा लगा करता था। 5 बजे के करीब जब दफातर की छुट्टी होने लगती और लोगों की आमदरफ्त शुरू होती, तो इसने अपना पूरा टेबल, ईजल और दीगर सामान समेट कर गाड़ी में रखा था। साल के इन महीनों में जब वो रूम में होती थी, तब इसे यहाँ अपने बचपन की यादें ताज़ा करना अच्छा लगा करता था। इन यादों में एल्बर्ट और स्लोयो का पिज़्ज़ेरिया भी शामिल था। तभी वो अक्सर व बेशतर यहाँ पिज़्ज़ा खाने चली आया करती थी। अपने बचपन में वो यहाँ कितना आती थी। इसने गाड़ी पिज़्ज़ेरिया के पास लाकर रोकी थी और वो अंदर आ गई थी। अंदर आते ही इसे एक मेज पर वो बैठा नजर आया था, वो जिससे वो कल यहाँ पर मिली थी, सिकंदर, जो शायद पाकिस्तानी था या शायद इंडियन। खामोश खामोश था, अपने आप में गुमसुम था। वो आर्टिस्ट थी और इसे हुस्न मुतासिर करता था, और वो शख्स मर्दाना हुस्न और वजाहत का मुजस्मा था। इसका 6 फीट से निकलता कद, मजबूत जिस्म, चौड़ा सीना, घने सियाह बाल जिनमें हल्का सा खम था। इसकी पूरी शख्सियत, इसके चेहरे का हर नक्श मर्दाना वजाहत का शिकार था। गहरी सी आंखें जिनमें मकनातीसियत थी, एक हिज़न था, उदासी थी और एक इसरार था। इसके होठों का कटाव बड़ा खूबसूरत था। इसका निचला होंठ ऊपरी होंठ से ज्यादा भरा भरा था। इसकी पेशानी बहुत चौड़ी थी। नाक आरियाई नस्ल के किसी फर्द की तरह बिल्कुल सीधी और लंबी थी। कल इससे मिलने के बाद जब इसने इसके बारे में ये सब सोचा, तब खुद ही हंस पड़ी थी। घर जाकर इसकी नैनी से गपशप हुई। फिर सैम का फोन आ गया और वो इस गैर मामूली मर्दाना हुस्न वकार के लिए चेहरे को भूल गई थी, मगर इस वक्त इसे देखकर वो इसे फिर से याद आ गया था। क्या खूब हो अगर वो इस चेहरे को पेंट कर सके। वो खुशदिली से मुस्कुराती इसके मेज के नजदीक आ गई थी। वो सर झुकाए अपना पिज्जा खाने में मसरूफ था, जल्दी जल्दी जैसे खाने को एंजॉय ना कर रहा हो बल्कि कोई जरूरत पूरी कर रहा हो। वो इसके पास आ गई थी। स्टेनो और सिकंदर, इसने चौंक कर सर ऊपर उठाया था। चाओ। जवाबन वो मुस्कुराया नहीं था। वो इसे ऐसे देख रहा था जैसे इसे पहचाना ना हो। सिर्फ एक दिन में तो कोई किसी को नहीं भूल सकता। वो दिल ही दिल में हैरान हुई, क्या इत्तेफाक है, हम आज फिर एक ही वक्त पर यहाँ मौजूद हैं। वो आदतन मुस्कुराकर बोली। वो हंसने हंसाने वाली जिंदा दिल सी लड़की थी। वो जवाबन इसे खामोश और अजनबी निगाहों से देखता रहा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ?
जब इसने मरवतन और इखलाकन भी इसे अपने साथ बैठने की दावत ना दी तो कुछ ढीठ बनकर इसने खुद ही पूछा, क्या वाकई वो इसे नहीं पहचाना था? कल वो इतनी देर तक साथ बैठे थे, उन्होंने साथ बैठकर पिज्जा खाया था। इसे इसका पिज्जा ऑर्डर करने में मदद करवाने के लिए इसने अपना पिज्जा ठंडा तक हो जाने दिया था। यहाँ कई और मेजें खाली हैं, आप वहां बैठ जाएं। वो संजीदगी से इसे खरा साफ इनकार करके दोबारा सर झुका के खाना खाने लगा था। इसका लहजा या अल्फाज बदतमीजी वाले नहीं थे, मगर सर्द, खुश्क और सपाट जरूर थे। वो इसकी वहां मौजूदगी से बेनियाज सर झुकाकर दोबारा खाना खा रहा था। अपनी इस इज्जत अफजाई पर इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। शर्मिंदा सी होते वो एकदम ही खामोशी से इसकी मेज के सामने से हट गई थी। शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस करती वो काउंटर पर आकर अल्बर्टो से बात करने लगी थी। अल्बर्टो को ये बताने की तो जरूरत नहीं थी कि इसे कैसा पिज्जा चाहिए, वो यहाँ आकर हमेशा एक ही तरह का पिज्जा खाया करती थी। अल्बर्टो से हाय हेलो और खैर आफियत दरियाफ्त करते इसने मुड़कर देखा तो जिस मेज पर वो बैठा था वो अब खाली थी। वो अपना खाना खत्म करके वहां से जा चुका था। वो इसकी बदअखलाकी और बदतहसीबी पर हैरान थी। लगा तो आला तालीम याफ्ता था, फिर इस दर्जा बदतहसीब। वो हैरान भी हुई थी और इसका मूड भी खराब हुआ था। यह खराब मूड इस वक्त मजीद खराब हो गया था जब घर आते ही इसने विक्टोरिया की कॉल रिसीव की। अपनी माँ से बात करना इसके लिए कभी भी खुशगवार साबित नहीं हुआ करता था। सो ऐसा ही आज भी था। पहले मिनट इसकी खैरियत पूछने और इससे मोहब्बत का इजहार करने के बाद अगले मिनट वो अपने असल मकसद और काम की बात पर आ गई थी। मैं रिहैब सेंटर, बहाली सेहत सेंटर से आ गई हूँ। अब अपनी सारी जिंदगी अल्कोहल को भी हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे कुछ पैसे चाहिए लीजा। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। इसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई थी। मोहब्बत में, प्यार में याद आने पर वो कभी भी याद नहीं की जाती थी। जब पैसों की जरूरत पेश आती थी तब याद आया करती थी। कसरत शराब नोशी की वजह से इसकी माँ की अपने चौथे शौहर से भी गुज़श्ता साल तलाक हो चुकी थी और इस दर्जा शराब नोशी ही के सबब आए दिन इसकी मुलाजमत खत्म हो जाया करती थी। पिछले 5 सालों में वो 5 ही मरतबा इलाज के लिए जा चुकी थी। हर बार वहां से वापस आकर इस अहद को दोहराती थी कि अब शराब को हाथ नहीं लगाएंगी, मगर चंद हफ्ते बाद फिर से वो यही शुरू कर देती थी। वो चंद हफ्ते भी अपने अहद पर कायम नहीं रहती थी। इसे विक्टोरिया से कोई तल्ख या कड़वी बात करना बेमायने महसूस हुआ था। लड़ा तो वहां जाता है जहां कुछ उम्मीदें होती हैं, मोहब्बतें होती हैं। इसका अपनी माँ से कभी माँ और बेटी वाला ताल्लुक रहा ही नहीं था। जब इसके पापा से उन्होंने तलाक नहीं ली थी, जब वो सब एक साथ रहा करते थे, वो तब भी कभी इसे अपनी माँ नहीं लगी थी। मैं पैसे भिजवा दूंगी। विक्टोरिया मिलान में रहती थी और इस साल के जिन महीनों में इनके पास नौकरी नहीं होती थी तब वो इससे इसी तरह फोन पर राब्ता करती थी। इसे गुस्सा भी था, वो दुखी भी थी, मगर इसने कल ही ऑनलाइन अपनी माँ के अकाउंट में पैसे डलवा देने थे। नैनी मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो किचन में डिनर की तैयारी करती नैनी को इत्तला देती ऊपर अपने स्टूडियो में आ गई थी। वो उदास थी, बचपन की बहुत सी महरूमियां ताजा हो गई थी। वो बेदिली से कैनवस पर रंग बखेर रही थी, तभी फोन की बेल बजी थी। सैम। कॉल करने वाले का नाम देखते ही इसकी उदासी एक लम्हे में दूर हो गई थी। इसने लपक कर कॉल रिसीव की थी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है सैम कि इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है? इसके लहजे में बहन के लिए वालेहाना मोहब्बत और शिद्दतें थी। मेरा दिल मुझे बता देता है, वो जवाबन खिलखिलाई थी। वो मुस्कुराते हुए सैम की खिलखिलाती जिंदगी से भरपूर आवाज सुन रही थी। इससे अगर कोई सच्चा प्यार करता था, किसी को अगर इसकी परवाह थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सैम थी। कहने को वो इससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, मगर इसकी यूं परवाह करती थी जैसे इसका ख्याल रखती थी, जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। बचपन में जब इन दोनों बहनों ने माँ और बाप दोनों के जानिब से अदम तवज्जो का दुख सहा था, तब इसकी वो परवाह करती थी, इससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। सैम बहन और दोस्त होने के साथ साथ जैसे इसकी माँ और बाप भी बन गई थी। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, ऐसे वो इसकी परवाह किया करती थी। कैसे गुजर रही हैं तुम्हारी छुट्टियां? सैम ने इससे पूछा। मजे में। सैम तुम भी आ जाओ रोम। दीगर तमाम इटालियंस की तरह वो भी रोम को रोमा कहा करती थी। वो अपने रोमा से इसे इश्क था। अभी तो मैं ऑफिस के काम से तुर्की जा रही हूँ लीज, अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सैम ने आदत के मुताबिक इसे इसके निक नेम से पुकारा। ये निक नेम इसे दिया भी इसी ही ने था और इससे पुकारा भी सिर्फ वही करती थी। इसने सैम को माँ के फोन की बाबत बताया। सैम इसके मुकाबले में बहुत मजबूत और बहादुर थी। वो अब भी बहुत बारी और प्यार से समझा रही थी। क्यों मम्मी पापा के बारे में सोच सोच कर अपना दिल दुखाती हो लिज?
वो दोनों जैसे हैं एक ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। मम्मी को पैसे भिजवा दो, मगर प्लीज ये सोचना और दिल जलाना छोड़ दो कि वो ऐसी क्यों है। तुम रोमा अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आई हो, खूब एंजॉय करो। और अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कितनी पेंटिंग्स मुकम्मल हो गई हैं। सैम ने इसका मूड तब्दील करने के लिए फौरन ही गुफ्तगू का मौजू उसकी सोलो एग्जीबिशन की तरफ मोड़ दिया था। सैम से इसके पूरे 1 घंटे बात होती रही और 1 घंटे बाद जब वो फोन बंद कर रही थी तब उसे याद भी नहीं रहा था कि घंटा भर पहले वो किस बात से उदास और दुखी थी। ऑफिस में वो और रॉबर्टो साथ बैठे एक कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी कर रहे थे। रॉबर्टो भी उसकी तरह इनकी कंपनी में एक लीगल एडवाइजर था। जनूबी यूरोप में इनकी कंपनी की जो लीगल टीम काम कर रही थी, इसका एक ज़हीन वकील। वो दोनों इंतहाई संजीदगी से आपस में पेशावराना गुफ्तगू कर रहे थे जब रॉबर्टो के ऑफिस के दरवाजे पर एक खनकती आवाज सुनाई दी। इस ऑफिस में अपने आर्जी कयाम के दौरान इसे एक अलहदा कैबिन फराहम किया गया था, मगर किसी न किसी डिस्कशन या मीटिंग के लिए इसका ज्यादा वक्त रॉबर्टो के ऑफिस ही में गुजरता था। इसने और रॉबर्टो दोनों ने बोनो गिरनो कहती इस खूबसूरती नस्वानी आवाज की तरफ नजरें घुमाकर देखा। ने सुबह और दिन के वक्त का इटालियन में सलाम करती लड़की कोई और नहीं, इसे पिज़्ज़ेरिया में मिली वही लड़की थी। क्या रोम इतना छोटा शहर है जहां ये लड़की से बिला वजह बार बार टकरा रही थी। वो इसे देखकर खवा ही चिढ़ा। वो जबरदस्ती बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती थी और चीज इसे इस लड़की से चिढ़ दिला रही थी। चाओ लिजा, रॉबर्टो गरम जोशी से मुस्कुराता हुआ अपनी कुर्सी से उठा। वो इंतहाई पुरतपक और दोस्ताना अंदाज में इसका खैर मकदम कर रहा था। मैं अंदर आ जाऊं, ये भी कोई पूछने की बात है? आओ बैठो। सिकंदर ने एक नजर इस पर डालने के बाद फौरन ही कॉन्ट्रैक्ट के सफात अपने सामने कर ली थी। वो संजीदगी से इनका मुताला करने लगा था, मगर वो महसूस कर रहा था कि वो उसे देखते हुए अंदर दाखिल हुई थी, इसलिए पूछ रही थी कि कहीं तुम बिजी ना हो। लीजा रॉबर्टो को जवाब देती सिकंदर के बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। रॉबर्टो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों इटालियन में बात कर रहे थे और इसे सलाम से हटकर इन दोनों की गुफ्तगू का एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया था। हाँ, ये जरूर पता चल रहा था कि वो दोनों आपस में बेतकल्लुफ हैं, गालिबन दोस्त हैं। हाय। चूंकि इस बार इसे मुखातिब किया गया था, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट पर से नजरें उठाकर उसे देखना पड़ा। हाय, वो जवाबन संजीदगी से बोला। आपने मुझे पहचाना? वो इसे अंग्रेजी में मुखातिब थी। ये सवाल इसने बज़ाहिर मुस्कुराकर पूछा था, मगर वो जानता था वो इस रोज पिज़्ज़ेरिया में इसे ना पहचानने का तासुर देने का कदरे जताने वाले अंदाज में हवाला दे रही थी। जी, आप लीजा हैं, आपने पिज़्ज़ेरिया में मुझे पिज्जा ऑर्डर करने में मदद की थी। वो चेहरे पर बगैर शर्मिंदगी का कोई तासुर लाए इसी संजीदगी से बोला। मैं आपको याद हूं। मैं समझ रही थी शायद आप मुझे पहचाने नहीं हैं। वो फिर मुस्कुराकर दरे पर्दा तंज कर रही थी। रॉबर्टो जो इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था फौरन मुस्कुराकर बोला, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं तारुफ करवाने वाली फॉर्मेलिटी से बच गया। लीजा इसकी बात पर मुस्कुराई। बिला वजह और बात बेबात मुस्कुराते रहने से लड़की थकती नहीं, इसने कोफ से सोचा। रॉबर्टो अब इससे मुखातिब था। इस तारुफ में बस ये इजाफा कर लो सिकंदर के, लीजा मेरी बचपन की दोस्त है। वैसे मैं इससे 4 साल बड़ा हूँ, हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। मैं स्कूल में इससे सीनियर था, मगर हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। अब इसकी वजह से कमरे में अंग्रेजी बोली जा रही थी। बहुत से लोग तो इस गलतफहमी तक में मुब्तला हो गए थे कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। लीजा हंसकर रॉबर्टो और उसकी तरफ देखकर बोली थी। रॉबर्टो इसकी बात पर क्या लगा कर हंसा था और हम दोनों लोगों की इस गलतफहमी को दूर करने के बजाय इस पर खूब हंसा करते थे। वो सिकंदर को बता रहा था। वो अपने मखसूस पुरतकल्लुफ अंदाज में बहुत हल्का सा मुस्कुरा रहा था, शाइस्तगी और मरवत का मुजाहरा करते हुए। मेरा तारुफ तो पूरा हो गया, अब तुम सिकंदर साहब का भी मुकम्मल तारुफ करवा दो। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि इनका नाम सिकंदर है। ये अपने किसी ऑफिशियल काम से रोमा में है और इन्हें वेजेस और मशरूम्स वाला पिज्जा पसंद है। लड़की की नॉन सीरियस बातें और बिला वजह फ्री होना इसे किस कदर बुरा लगा करता था। काश रॉबर्टो यहाँ ना होता तो वो इसे बताता। सिकंदर रोम में हमारी कंपनी का लीगल एडवाइजर है, बहुत ही काबिल और ज़हीन लॉयर है। ऑफिस के काम से वो 3 हफ्तों के लिए रोम आया है। रॉबर्टो लीजा को बताने लगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ काम तो हो नहीं सकता था। वो सोच रहा था कि रॉबर्टो से माजरत करके अपने कैबिन में चला जाए। इन 2 दोस्तों को गुफ्तगू करता छोड़कर लीजा रॉबर्टो से अंग्रेजी में ही बोली, मीटिंग में अभी देर है, मैं कुछ जल्दी आ गई। मैंने सोचा मैं पहली मर्तबा तुम्हारे ऑफिस आई हूँ, तुम यकीनन मुझे अपने साथ लंच करने की दावत दोगे। वो मुस्कुराकर बेतकल्लुफ से बोली थी। रॉबर्टो का
फिर से कहका बुलंद हुआ, सब बदल सकते हैं, तुम नहीं बदलोगी। लीजा से कहने के बाद वो इसकी तरफ मुतवज्जह होता हुआ था। लंच टाइम तो हो ही गया है, चलो सिकंदर कहीं बाहर चलकर लंच करते हैं हम तीनों। रॉबर्टो ने इसे भी लंच की दावत दी थी। इसे अपना प्रोफेशनल, संजीदा और लियादे अंदाज बरकरार रखना था। वो इनकार करके बचकानापन का मुजाहरा नहीं करना चाहता था कि वो दोनों ये तासुर लें कि वो लीजा को कसकदन इग्नोर करना चाहता है और इसकी वजह से इनकार कर रहा है। ओके चलो, इसने संजीदगी से चलने की हामी भरी थी। ऑफिस से करीब ही एक रेस्टोरेंट में वो तीनों बैठे हुए थे। अभी इनका लंच सर्व नहीं किया गया था। वेटर ने सबसे पहले एक बास्केट में जिसमें कई तरह के रोल्स रखे थे और एक बाउल जिसमें ऑलिव ऑयल था इनकी मेज पर लाकर रखा था। वो दो इटालियन के साथ बैठा हुआ था और इसे पहली मर्तबा पता चला था कि इटली के लोग अपने खाने का आगाज इस तरह करते हैं। लीजा और रॉबर्टो ने अपनी अपनी प्लेटों में एक एक रुमाल उठाकर रखा। वो रोल के टुकड़े हाथों से तोड़ तोड़ कर ऑलिव ऑयल में डबोल रहे थे और इसे मजे लेकर खा रहे थे। इसे भी ऑफर की गई तो इसके खानों के तौर तरीकों का साथ देने के लिए चलने वाले रोल के इसने भी ऑलिव ऑयल में डबोकर खा लिए थे। इसी दौरान इनका ऑर्डर करदा खाना सर्व कर दिया गया था और वो फ्राइड मशरूम्स और पास्ता खा रहा था। इसके इस नॉन सीरियस एटीट्यूड पर ना जाना, ये काफी संजीदा किस्म की आर्टिस्ट है और खासी महंगी भी। रॉबर्टो लीजा की तरफ देखकर सिकंदर से हंसते हुए बोला। वो इसे इसकी मालूमात में इजाफे के लिए ये बता रहा था कि गुज़श्ता दिनों इन लोगों ने अपने ऑफिस का इंटीरियर दोबारा करवाया है। इस नए इंटीरियर में बोर्ड रूम और रिसेप्शन एरिया की दीवारों पर चंद पेंटिंग्स का भी इजाफा किया जाना है ताकि एक अच्छा आर्टिस्टिक लुक बन सके। इस मकसद के लिए किसी अच्छे आर्टिस्ट से इनकी कंपनी को राब्ता करना था और रॉबर्टो के मशवरे पर उन्होंने लीजा से राब्ता किया था। आज इसी हवाले से लीजा की इनकी कंपनी की कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग है जिसमें इन पेंटिंग्स का मौजू और मुआवजा तय किया जाना था जो लीजा इन्हें बनाकर देगी। देखो पता नहीं हमसे अपनी सिर्फ एक पेंटिंग के लिए क्या डिमांड करती है। लीजा जवाबन हंसी थी। अब महंगे आर्टिस्ट के नखरे तो होंगे ना। रॉबर्टो को जवाब देने के बाद वो इससे मुखातिब हुई थी, तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है? इस बार इसके लहजे और अल्फाज में नुमाया भी तकल्लुफी थी। इसने जैसे अजय खुद ही फर्ज कर लिया था कि अगर वो इसके बचपन के दोस्त का कुली निकल आया है तो वो इसके साथ बेतकल्लुफ होकर बातचीत कर सकती है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फोक से पास्ता खाते हुए इसने इसी संजीदगी से जवाब दिया। लीजा ने बगौर इसे देखा था, पता नहीं क्यों। तुम डेस्टिनी, तकदीर पर यकीन रखते हो सिकंदर? कुछ देर के बाद रॉबर्टो से बात करते करते लीजा ने अचानक इससे पूछा था। इसने हैरानी से इसे देखा। इसे इसका दोस्ताना और बेतकल्लुफाना अंदाज में बात करना गिरा गुजर रहा था मगर वो इसका इजहार अपने चेहरे से होने नहीं दे रहा था। मेरा मतलब है, पहले पिज़ेरिया और अब रॉबर्टो का ऑफिस, ये तकदीर ही है ना जो हम बार बार कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। वो मुस्कुरा के बोली, हाँ शायद। इसने शाने उचकाकर बेनियाजी से मुबहम अंदाज में कहा। क्योंकि इन्हें ऑफिस जल्दी वापस पहुंचा था इसलिए बकौल रॉबर्टो के वो लोग लंच जल्दी खत्म करके उठ रहे थे। अपने हिसाब से इसने लंच करने में 1 घंटा जाया कर दिया था जबकि खाना 10 से 15 मिनट के अंदर खा लिया जाने वाली चीज है। रॉबर्टो हंसते हुए से बता रहा था, ऑफिस टाइमिंग के दौरान भी 1.5 से 2 घंटे का लंच इटालियंस के लिए बड़ी आम सी बात थी। वो लोग रेस्टोरेंट से उठ रहे थे जब लीजा ने इसे अपना फोन नंबर दिया। क्या पता कभी तुम्हें आर्ट में दिलचस्पी हो जाए और तुम मुझसे कोई पेंटिंग बनवाना चाहो। वो बिला वजह भी तकल्लुफ होती मुस्कुराकर बोली थी। या किस्मत तुम दोनों को मिलवाना छोड़ दे और तुम लीजा से मिलना चाहो। रॉबर्टो मुस्कुराकर बोला था। वो लीजा को छेड़ रहा था। लीजा हंसी थी। हाँ बिल्कुल। वो तीनों ऑफिस आ गए थे। लीजा अपनी मीटिंग के लिए चली गई थी जबकि वो आते के साथ ही अपने केबिन में आ गया था। इस तवील लंच में अच्छा खासा वक्त बर्बाद हो गया था और संजीदगी से फौरन अपने कामों में वो मसरूफ हो गया था। लीजा बहुत अच्छी लड़की है। अगले रोज वो और रॉबर्टो ऑफिस में साथ बैठते। काम के दौरान जब कॉफी के लिए वफ़ा किया गया तब कॉफी के घूंट लेता रॉबर्टो अपनी बीवी और बच्चे की बात करते करते एकदम ही लीजा के बारे में बात करने लगा। या वो खुद मिलती रहेगी या फिर इसका जिक्र होता रहेगा। इसे जैसे पता नहीं वो कितनी अहम शख्सियत है। इसने दिल में बेजारी और खौफ महसूस की पर चेहरे पर कुछ जाहिर न होने दिया। ऐसे बड़ी लाओबाली, लापरवाह और गैर संजीदा सी लगती है मगर वो दूसरों की बात की बहुत परवाह करने वाली बड़ी प्यारी लड़की है। पता है
सिकंदर लास्ट ईयर जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का टाइम बिल्कुल करीब था, तब अचानक ही मुझे ऑफिस के काम से 3-4 दिनों के लिए स्पेन जाना पड़ गया था। मैं अपनी बीवी के लिए फिक्रमंद था। मैं इसकी माँ और बहन से इसका ख्याल रखने की ताकीद करके गया था। लीजा इन दिनों छुट्टियों में रोम आई हुई थी। जानते हो, इस रोज मेरी बीवी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, तब इसकी माँ और बहन से भी पहले लीजा इसके पास पहुंची। वो इसे अस्पताल लेकर गई थी। इस किस्से में बहुत सी बातें ऐसी थी जो इसकी समझ में नहीं आई थी, मगर जब इसे किस्से ही में कोई दिलचस्पी न थी तो कुछ समझने की जरूरत भी कहाँ थी। इसने महज सर हिलाकर ये तासुर दिया था कि इसने रॉबर्टो की लीजा के मुतालिक सारी बात सुनी है। इसे अंधेरे से डर लग रहा था, इसका दम घुट रहा था, इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, इसे अंधेरे से निकलना था। कोई यहाँ क्यों नहीं आ रहा, इसे अंधेरे से निकाले। वो मदद के लिए चिल्लाता, बुरी तरह रो रहा था। इसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। वहां कोई था जो इसकी बेबसी का तमाशा देख रहा था, इस पर कहके लगाकर हंस रहा था। वो बेचैनी और इस्तराब में करवटें बदल रहा था। वो पूरा का पूरा पसीने में नहाया हुआ था। यूं लग रहा था जैसे वो सोते में कहीं चले जाने, कहीं भाग जाने की कोशिश कर रहा था। इसके लबों से बहुत हल्की हल्की बचाओ बचाओ और हेल्प हेल्प की आवाजें निकल रही थी। बेचैनी से हाथ पांव चलाते इसने एकदम आंखें खोल दी थी। सिकंदर, मैं चाहता हूं तुम हार्वर्ड में एडमिशन ले लो। खाने की मेज पर वो चारों मौजूद थे। शहरियार खान सिकंदर से मुखातिब थे। हार्वर्ड से ग्रेजुएशन के बाद फिर वहीं से लॉ पढ़ो। जी पापा, वो मुअद्दब जवाबन गर्दन हिलाकर बोला था। जैन ने इसे बखौर देखा था। इसे सिकंदर की फरमाबरदारी और सादतमंदी वाली सदाकारी से नफरत थी। पापा के सामने इतना अच्छा बनकर आखिर वो खुद को क्या साबित करना चाहता था। इनकी अम्मूजान शहरियार खान के आगे मुख्तलिफ डिशेस रख रही थी। वो इसी तरह शौहर की खिदमत में मसरूफ रहा करती थी। शहरियार खान इस घर के हाकिम आला थे। जो वो पसंद करते थे वो यहाँ हुआ करता था, जो नापसंद करते थे किसी की मजाल न थी कि वो कर सकता। बेकार सी उम्मीद थी, फिर भी वो उम्मीद से बाप की तरफ देखता रहा। शायद अभी वो इसके बारे में भी अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करे। जैन में चाहता हूं तुम ये पढ़ो, जैन तुम फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। मगर इसकी हसरत ही रही। सिकंदर शहरियार के आगे इन्हें वो न कभी नजर आया, ना ही आ सकता था। वो संजीदगी से सिकंदर के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थे। इसके करियर, प्रोफेशन और मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने क्या क्या प्लान बना रखा था, वो ये सब कुछ सिकंदर को बता रहे थे। और वो जी पापा, अच्छा पापा और ओके पापा कहता इनकी हर प्लान से इत्तेफाक कर रहा था। सिकंदर की तमाम तर करियर प्लानिंग शहरियार खान ने कर रखी थी, जबकि जैन शहरियार के लिए इनकी कोई करियर प्लानिंग न थी। वो जहां भी पढ़ना चाहे और जो भी पढ़ना चाहे इन्हें कोई एतराज ना होगा, वो पैसा इस पर खर्च करेंगे। मगर इसके लिए इनके इस तरह के कोई ख्वाब न थे जैसे सिकंदर के लिए। और इनके घर के इस अगली डकलिंग ने ऐसा कौन सा कारनामा सरंजाम दे देना था जो इससे उम्मीदें और आस पानते। इनकी उम्मीदों का मरकज तो इनकी 18 साल वली अहद शहजादा सिकंदर शहरियार था। वो अपने अंदर बहुत सी कड़वाहट महसूस करता हुआ सोच रहा था। वो खाने के बाद कमरे में आ गया था। अजीब सी एक सोच इसके अंदर आई थी, काश ऐसा हो सिकंदर के हार्वर्ड में दाखिला न मिले। गो नामुमकिन सी बात थी, फिर भी वो सोच रहा था सिकंदर हमेशा ही तो फाते आलम नहीं हुआ करता। सिकंदर कभी हार भी तो जाता है, तो अब की बार क्यों नहीं। वो एक ऐसे घराने में पैदा हुआ था जहां तमाम अफराद गैर मामूली थे, हाई अचीवर्स। इसके दादा और इसके पापा, इसका भाई, इसके पापा बड़े फखरी अंदाज में अपने वालिद का जिक्र किया करते थे। वो इस जमाने में कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे। जब किसी का बच्चा अगर मैट्रिक पास कर लिया करता था तो माँ बाप की खुशी के मारे पांव जमीन पर न टिकते थे। वो इस जमाने में न सिर्फ ये कि कैम्ब्रिज में पढ़कर आए थे, बल्कि अपने डिपार्टमेंट में अपनी जहानत और काबिलियत का सिक्का जमा कर आए थे। फिर इसके पापा जो हार्वर्ड के फारिग तहसील थे, वो वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट थे। इसके पापा एक मगरूर आदमी थे। ऐसे वैसे लोग और ऐसी वैसी करकर्दगी तो इनकी निगाह में जची न सकती थी। वो अपने ऊंचे खानदान, आला नसब और अपनी खानदानी जहानत व काबिलियत पर फख्र किया करते थे। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा होना खूबी की बात नहीं, खूबी की बात तो आपका आला नसब और आला इल्म तालीमी काबिलियत का होना है। इन दो चीजों के साथ आपने पैसा भी कमा लिया हो तो ये असल फख्र की बात है। इसने बचपन से अपने पापा के मुंह से यही जुमले सुने थे। मगर दुख की बात ये थी कि वो अपने बाप के तय करदा मेयार के मुताबिक ज़हीन व काबिल न था। वो गैर मामूली काबिलियत, जहानत और मिसाली वजाहत की हामिल अपनी फैमिली में शायद बदसूरत ही ठहरता। इसके वालिद एक बेतहाशा हैंडसम आदमी थे, एक भरपूर मर्दाना
و روبدار شخصیت کے حامل، مضبوط جسم، لمبا قد، چوڑا سینہ، چہرے پر گھنی مونچھیں، گہری سی آنکھیں جن میں خوبصورتی اور ذہانت دونوں چھلکتی تھی، لمبی مغروریت لی ناک، کشادہ پیشانی، وہ چلتے تو یوں لگتا کہ کسی ریاست کا حاکم چلا آ رہا ہے، بولتے تو ان کی شخصیت کے رو بھاری مردانہ آواز اور جاہو جلال کے آگے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ زندگی میں ہر جگہ ہر میدان میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں ایک انتہائی اونچی اور اہم پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پاکستان میں اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالنا تھا جسے ابھی اس کے دادا سنبھال رہے تھے۔ شہریار خان کی ملازمت کے سبب وہ لوگ واشنگٹن میں رہتے تھے۔ ان کی فیملی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ شہریار خان، ان کی ماں جنہیں وہ دونوں بھائی امو جان بلایا کرتے تھے، ان کی ماں ایک بڑی ہی نرم خو اور مہربان خاتون تھی، دھے سروں میں بولنے والی، ہر ایک سے ہمدردی کرنے والی، اپنے بچوں اور شوہر پر جان چھڑکنے والی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی، MBBS ڈاکٹر تھیں، مگر شادی کے بعد شہریار خان کے کہنے پر انہوں نے شوہر اور پھر بعد میں بچوں کی خاطر اپنے کریئر اور پروفیشن کی قربانی دے کر خود کو پوری طرح اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شہریار خان کا جس طرح کا مزاج تھا، وہ جس طرح اپنی بات منوانے کے عادی تھے، جس طرح کی حق مانا ان کی طبیعت تھی، ایسے مزاج کے حامل شخص کے ساتھ گزارا کرنا ان کی امو جان ہی کا وصف تھا۔ وہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی اور شوہر کی ہر بات کو حکم کا درجہ دینے والی خاتون تھی۔ ان کے شوہر نے کہہ دیا بس ان کے لیے حکم ہو گیا۔ وہ شکل و صورت میں اپنی ماں پر تھا اور ان کی ماں ایک خوبصورت خاتون تھی، سو وہ بھی خوبصورت تھا، مگر اس کا قد کاٹ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ روب اور ذہانت نہیں جھلکتی تھی جو اس کے باپ کی آنکھوں میں ظاہر تھی۔ اس کی شخصیت میں کرزما یعنی سحر نہیں تھا جو اس کے باپ کی شخصیت میں تھا۔ یہ سب اگر کسی میں تھا تو صرف اور صرف سکندر شہریار میں۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ نہ دیکھا جاتا تو وہ ایک خوش شکل، ہینڈسم اور چارمنگ لڑکا لگتا تھا، مگر جہاں وہ دونوں بھائی ساتھ ہوتے وہ پس منظر میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سکندر شہریار اور زین شہریار ایک ساتھ کسی جگہ پر اور دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہت بچپنے میں وہ اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کیا کرتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاپا سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی عمروں میں 10 ماہ کا فرق تھا۔ وہ سکندر سے 10 ماہ چھوٹا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سکندر سے دنیا میں آنے میں 10 ماہ پیچھے نہیں بلکہ اسے زندگی بھر ہر میدان میں سکندر سے چند قدم پیچھے رہنا تھا۔ جب وہ دونوں بھائی چھوٹے تھے وہ تب بھی محسوس کرتا تھا کہ پاپا کے لیے جو اہمیت سکندر کی ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ وہ سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سکندر ان کے جیسا ہے۔ سکندر بچپن کی بچکانہ باتوں میں بھی ذہانت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ زین نے ریموٹ کنٹرول والی گاڑی کھلونوں کی دکان پر پسند کی تھی اور سکندر نے اسکریبل۔ شہریار خان نے بڑے بیٹی کی اس ادا پر نہال ہو ہی جانا تھا۔ پھر انہوں نے اسے تو محض ریموٹ کار کنٹرول والی گاڑی ہی دلوائی تھی، جبکہ سکندر کو اسکریبل کے ساتھ ریموٹ کنٹرول والی کار، ایروپلین اور کھلونوں کی اسپورٹس کارز کا ایک پورا سیٹ بھی دلوا دیا تھا۔ اس کے دل کو چوٹ لگی تھی، اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ گھر آ کر اپنے کار سے کھیلا بھی نہیں تھا۔ شام میں سکندر اپنے کھلونے لے کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شہریار خان نے ہر وہ چیز جو اسے نہیں صرف سکندر کو دلائی تھی، سکندر اس کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ سکندر اس سے پیار کرتا تھا، وہ کبھی اس کے ساتھ کھیل لیا کرتا اور کبھی اگر شہریار خان کے جانبدارانہ رویے پر اس کا دل زیادہ دکھا ہوا ہوتا تو بدتمیزی سے اسے اپنے کمرے سے ہی نکال دیا کرتا تھا۔ عجیب سا رشتہ تھا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ، کبھی اسے اس پر پیار آتا، اس کے ساتھ کھیلنے کو جی چاہتا اور کبھی کبھی وہ اپنا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا حریف نظر آتا۔ پھر اسے سکندر سے نفرت ہونے لگتی۔ وہ اپنے پاپا کی نگاہوں میں کبھی بھی اہمیت اس لیے نہیں پا سکتا کہ اس کے مد مقابل ہر جگہ پر سکندر موجود تھا۔ سکندر ہر سال اسکول میں ٹاپ کرتا تھا اور وہ اپنی کلاس میں سیکنڈ 3rd پوزیشن لیا کرتا تھا۔ اسکول میں ایک ہی تو تھا، رزلٹ بھی ایک ہی دن ہوا کرتا تھا۔ اس کی رپورٹ کارڈ پر افسوس بھری نگاہ ڈالنے کے بعد شہریار خان کی توجہ کا اصل مرکز سکندر ہوا کرتا تھا۔ وہ سکندر کو ہرانے کے لیے ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ محنت کیا کرتا تھا۔ عجیب سی ایک ریس لگی تھی، ایک غیر اعلانیہ مقابلہ تھا جس کا اپنے بھائی سے تھا۔ وہ سکندر سے آگے نکل سکے گا، اس سے زیادہ اچھا مارکس لا سکے گا، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود سکندر سے پیچھے ہی رہتا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس کے مارکس تو زیادہ ہوتے مگر کہیں نہ کہیں وہ سکندر سے پھر پیچھے ہی رہتا۔ وہ مڈل اسکول میں تھا۔ مڈل اسکول میں یہ اس کا آخری سال تھا، جبکہ سکندر میں اس سے ایک کلاس آگے ہونا تھا۔
اور ایک کلاس آگے ہونے کے سبب میں مڈل اسکول سے وہ نکل بھی چکا تھا۔ اس سال اس نے بے تحاشا محنت کی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو مجان اسے اتنا پڑھنا دیکھ کر آرام کرنے اور پڑھائی کو اتنا سر پر سوار نہ کرنے کی تاکید بھی کرتی تھی۔ وہ انہیں کیا پتا تھا کہ اسے اس بار سکندر سے اگر آگے نہیں نکلنا تو کم از کم اس کے برابر تو آنا ہے، اسے وہ کر کے دکھانا ہے جو سکندر کر کے دکھا چکا ہے۔ پھر جب ان کا رزلٹ آیا تو اس نے صرف یہ کہ اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی بلکہ پورے میرے اسکول میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا۔ سکندر اس کی کامیاب پر بہت خوش ہوا تھا، اس نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ مجھے پتا تھا زین اس بار تمہیں ایسا ہی کوئی کارنامہ کرنا ہے، پڑھائی بھی تو تم نے کتنی کی تھی۔ اسے لگا تھا سکندر اس سے جلے گا، ناخوش ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شاید یہ مقابلہ بازی ایک طرفہ تھی، یا شاید سکندر اسے اس قابل ہی نہ سمجھتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرتا۔ اس نے جل کر سوچا تھا، اس نے فخری انداز میں اپنا رزلٹ باپ کے سامنے پیش کیا۔ اسے امید تھی آج وہ باپ پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سکندر شہریار سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ اس قابل ترین خاندان میں وہ کسی سے کم نہیں۔ گڈ، ویل ڈن زین، اچھی کوشش کی ہے تم نے، اس کا مطلب ہے اگر تم کوشش کرو گے تو اس سے بھی بہتر رزلٹ لا سکتے ہو۔ اوور آل 88% ہے نا تمہاری۔ لاسٹ ایئر سکندر نے مڈل اسکول میں ٹاپ کیا تھا تو اس کی 92% تھی۔ تم بھی اگر اور محنت کرو تو اتنی اچھی پرسنٹیج لا سکتے ہو۔ باپ کے ان ریمارکس پر اس کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، وہ سکندر شہریار سے ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں چھپ کر گھنٹوں رویا۔ اس کے باپ کو احساس تک نہ ہوا کہ اپنے چند جملوں سے انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کا دل کس بری طرح توڑا تھا۔ اس روز سے پہلے تک اسے سکندر سے صرف حسد محسوس ہوا کرتا تھا، وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، مگر اس روز کے بعد اسے سکندر سے عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سکندر سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ سکندر اس سے جتنا پیار کرتا، اسے جتنا اپنی طرف کھینچتا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا، اس سے الگ الگ رہتا۔ تم نے میرے ساتھ کھیلنا کیوں چھوڑ دیا ہے زین؟ اپنے الگ دوست بنا لیے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہو کیوں؟ وہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے صرف 10 ماہ بڑا تھا، مگر پیار یوں کرتا، اس کی فکر یوں کرتا گویا اس سے کئی سال بڑا ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا سکندر۔ تمہارے کھیل بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاپا کو خوش کرنے کے لیے تم نے سوئمنگ کرنی ہوتی ہے، رائڈنگ، کیونکہ اس سے اسٹیمنا بڑھتا ہے، جبکہ مجھے فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے۔ تمہاری طرح پاپا کی خوشامد کرنے کے لیے میں یہ بورنگ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اچھی خاصی بدتمیزی سے بولا تھا۔ سکندر کے چہرے پر ایک دم ہی شرمندگی اور دکھ آ گیا تھا۔ اس کے تلخ اور بدتمیز لہجے نے سکندر کے دل کو دکھایا ہے، وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے دل کو کٹھور بنا لیا تھا۔ سکندر ہر چند کوشش کرتا رہتا تھا کہ وہ اس سے قریب ہو جائے، مگر اس نے اس کی کوششوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیا تھا۔ اس نے اپنے دوست، اپنی دلچسپی سب سکندر سے اس حد تک الگ کر لی تھی کہ بعض اوقات دن بھر میں صرف کھانے کی میز پر ہی ان بھائیوں کی ملاقات اور گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود کو بظاہر بڑا لاپرواہ اور مضبوط سا بنا لیا تھا، جیسے اب اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ پاپا سکندر کو اس سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ وہ سکندر سے ہمیشہ پیچھے کیوں رہ جاتا ہے، وہ اس کی اس طرح غیر معمولی حیثیت جیسا کیوں نہیں ہے۔ مگر 17 سال کی عمر میں وہ اندر سے آج بھی وہی بچہ تھا جو باپ کی ایک نگاہ التفات کا متمنی رہا کرتا تھا، جو چاہتا تھا وہ سکندر سے بڑھ کر ایسا کر دکھائے کہ اس کے پاپا اسے سکندر کی مثال نہ دے سکے بلکہ سکندر کو اس کی مثال دے۔ مگر سکندر واقعی سکندر تھا، وہ جیتنے کے لیے پیدا ہوا تھا، وہ دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں کہیں شکست کا سامنا نہیں کیا تھا، تو اب کی بار کیسے ہار مان لیتا؟ اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایڈمیشن میں جانے کی خبر شہریہ خان اور ابو جان کو سنانے کے بعد وہ بھاگا اس کے کمرے میں آیا۔ گھر میں پھیلتے شور شرابے نے اسے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وہ فوری طور پر گھر سے باہر جا رہا تھا۔ زین، میرا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ سکندر بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے زین کی طرف دیکھا۔ زین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو۔ پاپا اور امو جان بہت خوش ہیں زین، تم بھی خوش ہوئے ہو نا زین؟ ہاں بہت۔ اس کے لہجے میں خوش نہیں بلکہ تمسخرانہ ہنسی شامل تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر سکندر حیرت سے بولا تھا، جمی کے پاس ہمارا فٹ بال میچ ہے، آج تو مت جاؤ زین پلیز۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہے؟ تمہارا ایڈمیشن؟
आई एम सॉरी, मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि मैं अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करके तुम्हारे साथ घर में बैठ जाऊं। अम्मू जान और पापा के सामने तो हरगिज नहीं, मगर अकेले में वो सिकंदर के साथ इसी टोन में बात किया करता था, बल्कि सिकंदर की बात का जवाब दिया करता था, क्योंकि खुद से तो वो इसे बहुत ही कम शाज़ व नादिर मुखातिब किया करता था। इसकी बेरुखी बदतमीजी के लिए जवाब लिए सिकंदर के चेहरे पर पहली खुशी को किसी तरह मिटा दिया था। वो कितना हर्ट हुआ था, इस पर ध्यान दिए बगैर वो कमरे ही से नहीं, घर से ही निकल गया था। वो जिमी के पास नहीं गया, वो फुटबॉल खेलने नहीं गया था, वो गुस्से में मुख्तलिफ सड़कों पर अकेला फिर रहा था, क्योंकि सिकंदर हर बात जीत जाता है। क्यों? क्या हो जाता अगर जिंदगी में एक बार वो हार जाता? वो जानता था बचपन से दोहराई जाती कहानी एक बार फिर दोहराई जानी थी। अब अगले साल अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए से हार्वर्ड में एडमिशन के लिए जान की बाजी लगा देनी थी। जितनी मेहनत और कोशिश इसके बस में थी कर डालनी थी। वो सिकंदर को एक बार फिर हरा नहीं सका था, तो कम से कम इसके बराबर तो आ जाए। और इसके अंदर सिकंदर के लिए कड़वाहटे ही कड़वाहटे बहता हो रही थी। बाप ने इससे कोई उम्मीद ना बांधी थी, मगर वो खुद अपने आप से ये जिद बांध रहा था कि अगले साल इसे हर हालत और हर कीमत पर हार्वर्ड ही में दाखिला लेना होगा। रात के ख्वाब के इस पहर भी अभी तक असरात थे। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इतने कम दिनों के वक्फे से वो ख्वाब फिर नजर आकर इसके तमाम तवानाइयां निचोड़ कर ले गया था। कल रात नींद लाने के लिए इसने दवा ले ली थी, क्योंकि इसके सर में शदीद दर्द था और इसे महसूस होता कि इसके लिए चंद घंटों की नींद बेहद जरूरी है, मगर वो चंद घंटों की नींद ही इसके लिए बेपनाह अजियतों का बाइस साबित होती। ख्वाब से बेदारी के बाद वो फिर इसी तरह दर्द और अजियत में मुब्तला हो गया था। वो 32 साल का बज़ाहिर बहुत खूब सेहतमंद और भरपूर मर्द नजर आता था, मगर इसके साथ सेहत के कई मसाइल थे। वो डिप्रेशन का दायमी मरीज था। इसे इंसोमिनिया बेख्वाबी की तकलीफ लाती, इसे डरावने ख्वाब आते थे और ये डरावने ख्वाब अपने साथ इसके लिए माइग्रेन का दर्द लाते थे। इसकी गर्दन के पिछले हिस्से से एक शदीद दर्द उठता था, जो इसके कंधों, हाथों और सर तक फैल जाया करता था। डॉक्टर ने इसे असाबी दर्द बताया था। इसकी मेडिसिन दे रखी थी, इसे खुश रहने और कोई भी परेशान कुन बात ना सोचने की हिदायत कर रखी थी, मगर क्या खुश रहने की कोशिश करने से इंसान खुश रह सकता है? डॉक्टर ने उसकी तमाम तकलीफ का सबब इसके डिप्रेशन और जिंदगी से नाउम्मीदी को करार दिया था। ये वजूहात खत्म करने से वो कासिर था, सो वक्तन फौक्तन उठते इस दर्द को खामोशी से सह लिया करता था। कभी ना होता तो ये दर्द महीनों ना होता, और अगर होने पर आता तो कई कई दिन इसको निढाल और अजियत में मुब्तला किए रखता। इस दर्द के साथ इसके अंदर गुस्सा और जिंदगी से नफरत लौट आया करती थी। वो बहुत खसीला हो जाता था, मामूली मामूली बातों पर इसे गुस्सा आने लगता था। डॉक्टर ने इसे बताया था कि वो ये गुस्सा दर हकीकत इसके अंदर की उदासी और महरूमियत थी। जैसे जैसे ये दर्द बढ़ता, इसका डिप्रेशन भी बढ़ता और इसके अंदर अपनी जिंदगी खत्म कर लेने की ख्वाहिश फिर बेदार होने लगती। ये कैफियत मुस्तकिल नहीं रहती थी, कभी चंद दिन, कभी चंद घंटे, कभी महज चंद मिनट, मगर ये इसका मुस्तकिल तौर पर पीछा भी नहीं छोड़ती थी। तबीयत जैसी भी थी, इसे दफ्तर तो हर हाल में जाना था। वो होटल में बैठकर इस दर्द के नखरे उठाने के मूड में नहीं था। इस पर तारी हुआ खुद को खत्म कर देने का एहसास, खुद को तकलीफ और अजियत देने पर उकसा रहा था। इसकी गर्दन में शिद्दत का दर्द था कि वो अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमा नहीं रहा था। सर इस दर्द से फटता महसूस हो रहा था। सांस भी जैसे खींच खींच कर आ रही थी, मगर वो रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस जा रहा था। दफ्तर में वो किसी को पता नहीं चलने दे रहा था कि इसे कितनी शदीद तकलीफ है। इसे गर्दन दाएं बाएं ना घुमाता देखकर वो ज्यादा से ज्यादा किसी को कुछ कह देगा, तो यही कि रात सोते में इसकी गर्दन में कोई झटका आ गया था। रॉबर्टो ने तो इससे ये बात पूछ भी ली थी। हाँ, सोते में झटका आ गया था। इसने रॉबर्टो की बात का इस्पात में जवाब दिया। रॉबर्टो अपनी बीवी और बच्चे के साथ 4-5 दिनों के लिए घूमने फिरने वेनिस जा रहा था। तुम भी वेनिस जरूर जाना सिकंदर, इटली आए हो, वेनिस घूमे बगैर वापस चले गए तो तुम्हारा ट्रिप अधूरा रह जाएगा। रोम जहां वो कयाम पजीर था, सिकंदर को इसे देखने और वहां घूमने फिरने का कोई शौक न था, तो वो इटली के किसी और शहर में क्या जाता। बहरहाल इसने हाँ कोशिश करूंगा कहकर रॉबर्टो की इस बात का व्यस्त बात ही में जवाब दिया था। आज रात इसे ऑफिस के एक इंतहाई काम से नेपल्स जाना था। वहां की एक कंपनी की इनकी कंपनी के साथ एक इंतहाई अहम नौयत की मीटिंग थी। ऑफिस की जानिब से इसके जाने के इंतजामात मुकम्मल थे। इटली की इंतहाई तेज रफ्तार और महंगी तरीन ट्रेन एल्टा वेलोसिटा, जो इटली के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चला करती थी, इसमें इसकी सीट रिजर्व करवाई जा चुकी थी। एल्टा वेलोसिटा ने इसे 1.25 घंटे में नेपल्स पहुंचा देना था।
सुबह 8:30 बजे इसकी मीटिंग थी और मीटिंग से कबल कि चंद घंटे गुजारने के लिए ऑफिस की जानिब से नेपल्स के एक पुरआसाइश होटल में इसके लिए रूम भी बुक करवाया जा चुका था। वो ऑफिस में पूरा दिन गुजार कर शाम ही में उठा था। दर्द तो था है तो हुआ करे। इसने वापसी के लिए रोजाना की तरह वॉक करने का फैसला किया। वो मेट्रो टैक्सी ऑफिस की गाड़ी में अपने होटल नहीं जाएगा, इसने खुद अजियती से सोचा। अभी विया बर्बरिनी पर ही था जब पीछे से एक गाड़ी से हॉर्न देती उसके नजदीक आकर रुकी। देखो, तकदीर ने हमें फिर मिला दिया, लीजा हंसकर गाड़ी की शीशे नीचे करती हुई इससे बोली थी। वो जवाबन कुछ नहीं बोला। आखिर इस लड़की की ये क्यों समझ में नहीं आता कि वो इसकी बेतकल्लुफी सख्त नापसंद करते हैं। आओ बैठो, कहाँ जाना है तुम्हें, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। वो इस तरह बोल रही थी जैसे इसकी कोई दोस्त हो। अपना गुस्सा दबाता हुआ खुश लहजे में बोला, नो थैंक्स, मैं वॉक करके जाना चाहता हूँ। कमान सिकंदर, तकल्लुफ मत करो, मैं तुम्हें ड्रॉप। लीजा का बेतकल्लुफ इसरार लिया जुमला इसने मुकम्मल नहीं होने दिया था। भाड़ में जाए रोबर्टो, इसकी ये दोस्त, और भाड़ में जाए लिहाज और अखलाकियात। गुस्सा और जारियत इस पर पूरी तरह हावी थी। जब मैं तुम्हें मना कर चुका हूं तो तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। मैं तुम्हारे साथ बात करने, बैठने या दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। रॉबर्ट की दोस्त हो तो उसकी दोस्त बनकर रहो, मेरे साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश मत किया करो। वो बहुत बदतमीजी से खासी तेज आवाज में बोला था। लीजा इसकी बदतमीजी पर हैरत से आंखें फाड़े बिल्कुल हक्का बक्का उसे देख रही थी। वो अपनी बात मुकम्मल करके वहां रुका नहीं था। वो गुस्से से तेज तेज कदम उठाता वहां से फौरन आगे बढ़ गया था। वो अपने होटल आ चुका था। इसे शदीद तकलीफ हो रही थी। वो आते ही बगैर लिबास तब्दील किए बेड पर लेट गया था, मगर इसे लेटने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि गर्दन, कंधे और बाजुओं में दर्द की शिद्दत के सबब वो अपनी मर्जी के मुताबिक करवट भी नहीं ले पा रहा था। इसके सर में नाकाबिले बयान हद तक दर्द था। जब ये दर्द हद से बढ़ता हुआ महसूस हुआ तब वो बेड से उठा। वो अपने साथ तमाम मेडिसिन लाया था जो डॉक्टर ने इसके लिए तजवीज कर रखी थी। इसने गिलास में पानी निकाला और खाली पेट वो तेज असर दवा ले ली जो डॉक्टर ने इसके इस दर्द के लिए तजवीज कर रखी थी। दवा लेकर वो वापस बेड पर लेट गया। खुद को पुरसुकून करने के लिए इसने आंखें बंद कर ली। इस दवा से दर्द कम होने के साथ साथ नींद भी तारीफ हुआ करती थी। थोड़ी देर बाद इसने खुद पर नींद का गलबा महसूस किया तो सोचा कि अच्छा है वो थोड़ी देर सो जाए। अभी इसकी रवानगी में खासे घंटे बाकी। वो सोकर उठेगा तो दर्द खत्म नहीं भी हुआ तो कम जरूर हो चुका होगा। इसकी आंख खुली तो कमरा मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा था। वो कितनी देर सोया इसे अंदाजा नहीं हो रहा था। माइग्रेन में कमी थी मगर गर्दन और कंधे का दर्द अपनी जगह बरकरार था। इसे याद आया वो ऑफिस से आकर दवा लेकर सो गया था। इस वक्त चूंकि सूरज गुरूब नहीं हुआ था, बाहर से रोशनी आ रही थी, इसलिए इसने कमरे की लाइट्स भी ऑन नहीं की थी। टाइम क्या हुआ इसे जाने की भी तो तैयारी करनी है। इसने पास रखा मोबाइल उठाकर इसमें वक्त देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। शायद वो मोबाइल में टाइम गलत दिख रहा था। इसने साइड टेबल पर रखी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4:02 और इसकी ट्रेन को रात के 1 बजे रवाना होना था। वो घबरा कर एकदम ही बेड पर उठ बैठा। इसकी ट्रेन मिस हो गई। अब वो वक्त पर नेपल्स किस तरह पहुंच पाएगा। वो इस तरह से कैसे सोता रह गया। इसे दवा नहीं लेनी चाहिए। चंद घंटों की तो बात थी, बर्दाश्त कर लेता दर्द। बहरहाल जो हो चुका था वो तो हो चुका था। अब इसको फौरी तौर पर इस परेशानी का हल ढूंढना था। इससे फौरी तौर पर नेपल्स पहुंचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना था। इसने होटल के रिसेप्शन का नंबर मिलाया। वहां पर इसे बताया गया कि एल्टा वेलोसिटा या और स्टार, इन दोनों तेज रफ्तार ट्रेनों में से सफर के लिए पहले से सीट रिजर्व करवानी पड़ती थी। अच्छा, तो वो सीट रिजर्व करवा लेता है। अगली ट्रेन कितने बजे रवाना होगी। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने इसे इसकी मतलूबा मालूमात 25 मिनट के बाद फोन पर पहुंचाई थी। सुबह 6 बजे और उस स्टार ने रवाना होना था मगर इसमें कोई सीट दस्तयाब नहीं थी और अगली एल्टा वेलोसिटा ने रूम से नेपल्स के लिए रवाना ही सुबह 8 बजे होना था। वो हकीकतन परेशान हो गया था। वो सर दोनों हाथों में पकड़ कर बैठा था। मीटिंग की अहमियत इसकी एहसास नौयत इसे तो वहां वक्त से पहले मौजूद होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो इसके सही वक्त पर ही पहुंचने के लिए लाले पड़े थे। रॉबर्टो के अलावा इसके पास अपने यहाँ के ऑफिस के किसी भी फर्द का कॉन्ट्रैक्ट नंबर नहीं था। अब वो क्या करे। किसी ना किसी से तो इसे मदद लेनी पड़ेगी। इसका मुल्क नहीं, इसे यहाँ की जबान नहीं आती। होटल से तो मामूली सी बात ही हो पाएगी और मालूमात उसे आधे घंटे तक पहुंचाई गई थी।
क्या पता कभी तुम्हें आर्ट में दिलचस्पी हो जाए और तुम मुझसे कोई पेंटिंग बनवाना चाहो। रॉबर्टो के अलावा और कौन इटालियन है जिसे वो जानता है और जिसका कांटेक्ट नंबर इसके पास मौजूद है। इसने जहन दौड़ाना शुरू किया तो एकदम ही से 2 रोज कबल लीजा के साथ लंच करना और इसका इसे अपना फोन नंबर देना याद आया। इसने वो चिटका रखी थी, पिकी तो नहीं थी, सही याद था। हाँ, रॉबर्टो के सामने मरवा जाहिर करने को इसने वो जेब से अपना वॉलेट निकाल कर उसमें रखी थी, सोच करके बाहर जाकर फेंक देगा, मगर इसे वो फेंकना याद नहीं रही थी। वो एकदम ही तेज रफ्तारी से उठा और वॉलेट इसकी कोट की जेब में था और कोट सोफे पर पड़ा था। इसने जल्दी से वॉलेट में इस पर पूरा का पूरा खाली कर दिया। इसमें वो चिट निकल आई थी, वो लीजा का मोबाइल नंबर था। इसने तेज रफ्तारी से वो नंबर डायल किया। वो नेपल्स जल्दी पहुंचने का कोई मुतबादिल जरिया इससे पूछ लेगा। इसका तो ये मुल्क है, वो इसे जरूर कोई मुतबादिल बता सकेगी। बहल जा रही थी, मगर ये टाइम क्या इसे फोन करने का कोई मुनासिब टाइम है। इसने घड़ी की तरफ देखा जो 4:45 बजा रही थी। वो लीजा का दोस्त नहीं, इसका लीजा पर ऐसा कोई हक नहीं कि वो इसे बेवक्त फोन खड़का सके, जबकि गुज़श्ता शाम वो इससे काफी ठीक ठाक बदतमीजी कर चुका था। इस ख्याल के आने की देर थी, इसने फौरन ही लाइन कर दी थी। नहीं, लीजा को फोन करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अभी इसने लाइन काटी थी कि लीजा के नंबर से इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने फौरन ही कॉल रिसीव की। हेलो, वो हस्ती से बोला था। जवाबन वो इटालियन में रवानी से कोई जुमला बोली थी जो जाहिर है इसकी समझ में नहीं आया था। वो जवाबन अंग्रेजी में बोला था। लीजा, ये मैं हूँ सिकंदर। ओह सिकंदर, तुम हो? वो जैसे अनजाने नंबर से कॉल करने वाले को अब शनाख्त कर पाई थी। मेरे पास नामालूम नंबर से कॉल आई और फौरन ही लाइन काट दी गई तो मैंने हैरान होकर सोचा कौन है इस टाइम पर कॉल करने वाला, कौन है। ये चेक करने के लिए वही नंबर मिला लिया। वो अपने सी मखसूस खुश इखलाक अंदाज में बोली थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत वक्त पर कॉल की। कोई बात नहीं, मैं जागी हुई हूँ। तुम बताओ कैसे फोन किया, कोई प्रॉब्लम? वो कल इससे कितनी बदतमीजी से पेश आ चुका है, इस बात का हल्का सा भी तासुर इसके लहजे में मौजूद नहीं था। इसकी वही बेतकल्लुफी और खुशदिली की आवाज इसकी समातों से टकरा रही थी। मुझे सुबह 8 बजे नेपल्स पहुंचना है, एक बहुत ही अहम मीटिंग के लिए। इत्तेफाक से मेरी आंख लग गई और मेरी ट्रेन मिस हो गई। प्लीज तुम मुझे गाइड कर दो कि मैं अब किस जरिए से सफर करूं कि नेपल्स दुरुस्त वक्त पर पहुंच सकूं। तुम्हें नेपल्स जाना है? इसने सोचना शुरू किया। जहाज का ऑप्शन तो फजूल है, फ्लाइट का टाइम तो 1 घंटे से भी कम है, मगर यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचती फिर वहां तुम फॉर्मेलिटी से गुजरते सफर करने के बाद नेपल्स पहुंचोगे तो वहां भी एयरपोर्ट से शहर के मरकज तक पहुंचने में तुम्हें कई घंटे लग जाएंगे। जितनी भी फास्ट ट्रेन हैं इनमें तुम्हें कम से कम भी 1 दिन पहले सीट रिजर्व करवानी पड़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट सीजन है और इन पर रश होगा। स्लो ट्रेन से पहुंचने में तुम्हें 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। वो जैसे मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करते जल्दी जल्दी बोल रही थी। बाय रोड, वो एकदम ही बोली, तुम्हें बाय रोड नेपल्स जाना चाहिए। सुबह सवेरे का वक्त है, इस वक्त तुम्हें ज्यादा ट्रैक नहीं मिलेगा और ड्राइवर अगर मुझ जैसा हो तो तुम 2.5 घंटे में नेपल्स में होंगे। वो हंसकर बोली। अभी वो जवाबन कुछ बोल भी नहीं पाया था कि फौरन ही मजीद बोली, तुम मुझे अपने होटल का नाम बताओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। जितनी देर में मुझे पहुंचने में लगेगी तुम इसमें अपनी तैयारी कर लो। वो इससे सिर्फ मशवरा और हल मालूम करना चाहता था, इसकी मदद नहीं लेना चाहता था। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था अपनी वजह से किसी को जहमत देना, नींद से उठाना और फिर दूसरे शहर जाना। तुम जहमत मत करो लीजा, मैं इसे खुद नहीं पता था वो खुद किस तरह बाय रोड नेपल्स पहुंच जाएगा। टैक्सी वगैरह का भी अगर बंदोबस्त करता तो जबान का मसला रास्ते में और मंजिल तक पहुंचने में दरपेश आ सकता था। लीजा इसके अधूरे जुमले के जवाब में फौरन बोली थी, अभी इन फॉर्मेलिटीज को रहने दो, इस वक्त तुम्हारे लिए अहम है वक्त पर नेपल्स पहुंचना। तुम जल्दी से तैयारी करो, मैं फौरन पहुंच रही हूँ। हाँ, इस वक्त इस मसले का हल ढूंढना था। इसने नीम रजामंदी के साथ लीजा को अपने होटल का नाम बता दिया। इसका घर करीब था या वो वाकई अपने दावे के मुताबिक तेज ड्राइविंग करती जो महज 15 मिनट के अंदर इसके होटल में मौजूद थी। वो होटल की लॉबी में इसका इंतजार कर रहा था। लीजा ने इसे कॉल की थी, मैं पहुंच गई, तुम बाहर आ जाओ। अपना लेदर ब्रीफ के साथ में लिए बाहर आ गया था। इसे सख्त शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था, किसी से आप इतनी बदतमीजी करें और फिर महज 12 घंटों के अंदर अंदर इसी शख्स से मदद लें। इसे लीजा का सामना करना मुश्किल लग रहा था, मगर वो ड्राइविंग सीट पर बैठी मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल कर रही थी। इसने क्रीम कलर की जर्सी टी शर्ट ब्लैक जीन्स के साथ पहन रखी थी। इसके सुर्खी माइल ब्राउन बाल शानों से कुछ नीचे आते थे और इस वक्त खुले थे। इसने आगे के बालों को कानों के पीछे कर रखा था। पिंक लिपस्टिक इसकी होंठों पर सजी थी, हमेशा की तरह पीस और डिसेंट नजर आ रही थी।
वो सीट बेल्ट बांधे हुए बैठी थी। जाओ सिकंदर जाओ। वो उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया था। इसने भी सीट बेल्ट बांध ली थी 5:35 5:40 पर। सूरज तुलू हुआ करता था, गोया अभी सूरज भी तुलू न हुआ था जब 5:15 बजे उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। आई एम सॉरी लीजा, तुम्हें मेरी वजह से इस कदर जहमत उठाना पड़ रही है। जो वक्त लोगों के सोने और आराम करने का होता है, इस वक्त अपने आरामदेह बिस्तर से निकलकर वो इसे एक दूसरे शहर पहुंचाने जा रही थी। वो सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसके साथ इसने ऐसा कौन सा दोस्ताना रवैया रखा था जो बदले में अपने लिए किसी के एहसान की तवक्का रखता। इतने पुरतकल्लुफ भारी भरकम जुमले मत बोलो। तुम रॉबर्टो के कुलीग हो और रॉबर्टो मेरे बचपन का दोस्त है। वो अगर रोमा में मौजूद नहीं तो इसकी गैर मौजूदगी में मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, तुम इस वक्त जागी हुई कैसे थी? से याद आया वो फोन पर यही कह रही थी कि वो जागी हुई थी। लीजा इसके सवाल पर हंसी। मैं अपने स्टूडियो में थी, पेंटिंग कर रही थी। तुम्हारा शायद कभी वास्ता नहीं पड़ा। हम आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, काम की धुन सवार हो जाए तो दिन और रात के एहसास से बेनियाज हो जाते हैं। इसकी निगाहें स्टीयरिंग पे जमे लीजा के हाथों पर पड़ी। इसकी उंगलियां लंबी मखरूती थी। बिलाशुबा यह हाथ एक आर्टिस्ट ही के हो सकते थे। ट्रेन में सोने की फिक्र और नेपल्स वक्त पर पहुंचने की परेशानी में से अपना दर्द भूल गया था। पुरसुकून होकर गाड़ी में बैठा तो दर्द का एहसास जागा था। वो लोग हाईवे की तरफ रवां दवा थे। लीजा का दावा था कि वो इसे 7:30 और 7:45 बजे के बीच नेपल्स पहुंचा देगी। इसे दोबारा दर्द की शिद्दत महसूस होने लगी थी। वही गर्दन के पिछले हिस्से से उठता, कंधे और बाजुओं तक जाता हुआ दर्द। इस वक्त सिर्फ इसके सर में दर्द नहीं हो रहा था। 1-2 मिनट के लिए इसने आंखें बंद की। सीट की पुछ से कमर टिकाई थी। इसका ख्याल था कि लीजा की वजह ड्राइविंग पर है, इसका ध्यान इस पर नहीं गया होगा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? इसने जैसे ही आंखें खोली लीजा ने इससे पूछा। ठीक है, वो अपने अल्फाज में जोर पैदा करता हुआ बोला। मुझे नहीं लग रही, वो जवाबन संजीदगी से बोली। इस पर वो जवाब में चुप रहा। इसका अपनी तबीयत को मौजूद गुफ्तगू बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। चूंकि इसे गर्दन दाएं बाएं करने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए इससे बात करने के लिए वो पूरा का पूरा इसकी तरफ घुमा। अब जबकि वो इसका एहसान ले चुका था और इतनी गैर मामूली हद तक जाकर इसकी मदद कर रही थी, वो तब इखलाक और तहजीब का तकाजा यही था कि वो अपने कल शाम के रवैये पर इससे माजरत करे। इसके कुछ कहने से पहले पता नहीं लीजा ने इसे इतने गौर से क्यों देखा था। वो संजीदगी व बुर्दबारी से गोया हुआ था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी लीजा, मैंने कल तुम्हारे साथ काफी मिसबिहेव किया। एक्चुअली मैं किसी और बात पर अपसेट था कि मैं तुम्हारे सामने आ गई और तुम मुझ पर खफा हो गए। वो इसका जुमला और चक्कर मुस्कुरा कर बोली। जुमले के इख्तिताम पर वो जैसे अपनी ही कही बात का मजा लेती हंसी। इसे इतनी मुलाकातों के बाद अब अंदाजा हो चुका था कि बात बेबात मुस्कुराना और बेतहाशा बोलना इस लड़की की आदत थी। बेफिक्र रहो, मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। मुझे कल ही अंदाजा हो गया था कि तुम किसी और बात से अपसेट हो। वैसे तुम किस बात पर अपसेट थे? फिर वही जाती सवाल, आखिर ये लड़की इसके अंदर झांकने की कोशिश क्यों करती थी? शायद मैं यही यकीनन इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात आए थे कि वो इससे सवाल को नापसंद कर रहा था। तभी वो जल्दी से माजरत करने वाले अंदाज में बोली, नहीं बताना चाहते मत बताओ, मगर दोबारा मुझ पर अपसेट मत होना। जुमले के आखिर में वो मुस्कुराई थी। तकलीफ के बावजूद इस पर वो भी मुस्कुरा दिया था। तुम्हारी गर्दन में तकलीफ है? से अब लीजा का चंद मिनट का रूटीन जारी बगौर देखना समझ में आया था। वो जिस तरह पूरा का पूरा इसकी तरफ घूमा था बात करने के लिए, इसे लीजा ने महसूस किया था। हाँ, शायद सोते में झटका आ गया था। वो लहजे को कसदन बहुत लापरवाह बनाकर बोला था। लीजा ने हाथ बढ़ाकर इसकी सीट बैग को पीछे की तरफ कर दिया। तुम आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ, चाहो तो पीछे सीट पर लेट जाओ। वो इस ऑफर पे अब की बार हंस पड़ा था। तुम क्यों हंसे? मैंने क्या कोई लतीफा सुनाया? लीजा ने इसे बुरा कुछ नहीं, ऐसे ही वो हंसी रोक कर बोला। तुम क्या पेंट करती हो? इसने पहली बार इससे कोई सवाल किया था। इसके बारे में कुछ पूछा था। ज्यादातर लैंडस्केप, स्टिल लाइफ और पोर्ट्रेट्स। कभी कुछ और मूड बन जाए तो वो भी पेंट कर लेती हूँ, वरना खास मौजूद यही है। मुस्कुरा कर बोली, फिर इसकी तरफ देखकर पूछने लगी, तुम दोहा में रहते हो? हाँ। तुम्हारी फैमिली भी वहीं रहती है? लीजा ने ये सवाल शायद यूं ही पूछ लिया था, मगर इसके लब एकदम ही बिछ गए थे। चेहरे पर सख्ती और खुरदरापन आ गया था। बेहतर होगा लीजा अगर तुम मुझसे पर्सनल सवाल ना करो। सख्त लहजे में बोलते बोलते इसे एकदम ही याद आ गया था कि वो इस वक्त इसकी गाड़ी में इसके आसरे पर इसकी मदद के सहारे नेपल्स जा रहा है। तब फौरन अपनी टोन नॉर्मल करके अपने सख्त जुमले का असर जाहिर करने के लिए बोला, मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली नहीं है। लीजा ने उसकी तरफ देखा। इसने इसकी फैमिली ना होने वाले जुमले का नोटिस भी ना लिया था। अगर इसने नोटिस लिया था तो इसके पल भर में बदलते लबो लहजे का। एक इटालियन लड़की के लिए फैमिली की क्या अहमियत हो सकती थी जो इसके जुमले में मौजूद
कर्ब को महसूस कर पाती। हो तुम अच्छे खासे बदतमीज, पर सच कहूं ये बदतमीजी तुम्हें सूट करती है। वो जुमला मुकम्मल करने के बाद मुस्कुराई थी। वो जिस रफ्तार से ड्राइविंग करी थी, यकीन तक वो इसे मुकर्ररा वक्त से पहले नेपल्स पहुंचा देगी। एक दो बार तो इसने इतने खतरनाक अंदाज में मोड़ काटा था कि इसे लगा था कि अब एक्सीडेंट हुआ। अब तुम मुझे टाइम पर पहुंचाने के लिए इस स्पीड से ड्राइव कर रही हो। नहीं, ये मेरी आदत है। इनफैक्ट ये तमाम इटालियंस की आदत होती है। फास्ट ड्राइविंग हम इटालियंस की पहचान है। जो बात काबिले फख्र हरगिज़ न थी, वो इसे भी फखरी अंदाज में बयान करती। उसकी फखरी अंदाज में गर्दन ऊंची करके बोलने में मुस्कुराया था। चंद मिनट खामोशी से ड्राइव करते रहने के बाद लीजा ने इसकी तरफ देखा। वो सीधा बैठा विंडो स्क्रीन से इस पार हाईवे को देख रहा था। लीजा की निगाहें महसूस करके वो फिर गर्दन इसकी तरफ न घुमा सकने के बाईस सीट पर बैठे बैठे पूरा इसकी तरफ घुमा। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? तुमने कोई मेडिसिन ली? नर्म लहजे में पूछा। मेडिसिन ले ली थी, तकलीफ ज्यादा नहीं है, लाओ अब मैं ड्राइव करूं, उसने लीजा से कहा। इतनी सुबह सवेरे वो इसे दूसरे शहर पहुंचाने जा रही थी। इसे मुसलसल शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। तुम आराम से बैठो, मेरी ड्राइविंग से लुत्फानंदोज हो। वो मुस्कुराकर शरारत भरे अंदाज में बोली। तुम्हारी इस ड्राइविंग के दौरान सिर्फ अल्लाह याद आ सकता है, और आ रहा है। वो इसकी टोन में जवाब में बोला। लीजा खिलखिलाकर हंसी। मेरी ड्राइविंग ही तुम्हें ठीक वक्त पर तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाएगी। इसे बात बेबात किस कदर हंसने की आदत थी। तुमने मेरे रोमा में अब तक कहाँ कहाँ घूम लिया, कितनी जगहों की सैर कर ली। चंद मिनट की खामोशी के बाद लीजा ने इससे पूछा। इसके मेरे रोमा कहने पे अपने शहर के लिए बेपनाह मोहब्बतें छुपी हुई थी, किसी भी जगह की नहीं। मैंने सिर्फ विया बर्बिरिनी और विया वनिचो के आसपास की जगह है आते जाते देखी। उस साहब कोई से बोला, क्या तुम एटर्नल सिटी में हो? दुनिया भर के टूरिस्ट की फेवरेट जगह पर आए हो और वहां पर कुछ भी नहीं देखा? वो हैरत की ज्यादती से चिल्लाई थी। लीजा के लफ्ज और इसका अंदाज बता रहा था कि वो अपने शहर से मोहब्बत करती है और उस पर फख्र में भी मुब्तला है। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, वो जवाबन संजीदगी से बोला था। लीजा ने अफसोस से सर हिलाया था। लीजा ने अपने वादे के मुताबिक 7:45 बजे से नेपल्स पहुंचा दिया था। Welcome to Naples, the British place of pizza, the birthplace of pizza. पिज़्ज़ा के पैदाइशी शहर नेपल्स में खुश आमदीद। लीजा ने मुस्कुरा के कदरे फखरी अंदाज में इसकी तरफ देखकर कहा। वो जवाबन फौरन बोला, एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और मुनज़्ज़म जराइम। लीजा ने इसे घूर कर देखा। वो अपने रोमा ही से नहीं, वो अपने पूरे इटली से मोहब्बत करती, तभी इसके खिलाफ कुछ सुनना इसे पसंद नहीं था। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? पिज़्ज़ा की पैदाइश नेपल्स में हुई थी तो दुनिया भर में मुनज़्ज़म जराइम का आगाज भी तो यहीं से हुआ था। क्या यहाँ का माफिया कामोरा दुनिया का खतरनाक तरीन माफिया नहीं? वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। अब पुरसुकून था, इसलिए से लीजा को चढ़ाने में लुत्फ भी आया था। हाँ है, मगर आम लोगों के साथ यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नेपल्स की रेपुटेशन बुरी ज्यादा है। वो फौरन नेपल्स के दिफा में बोली थी। 8 बजे वो इसे इस सड़क पर ले आई थी जहाँ इस कंपनी का हेड ऑफिस वाक़ था। जिनके साथ इसकी मीटिंग थी, जिस इलाके में वो थे वहाँ जदीद इमारतें थी। वो सामने नजर आती बिल्डिंग्स को देख रहा था जब लीजा इसके पास आके बोली। नेपल्स के 2 रुख हैं, एक तारीख और एक मॉडर्न। इस मॉडर्न इलाके से जरा निकलो तो तुम्हें तारीखी इमारतें, गिरजाघर और फव्वारे जा बजा नजर आएंगे। इसने सर इस बात में हिलाया। वो अपनी विल पावर को इस्तेमाल करके तकलीफ और दर्द के किसी भी एहसास को खुद पर हावी नहीं होने दे रहा था। आधे घंटे बाद इसकी मीटिंग थी और इसके लिए इसे बहुत अलर्ट और एक्टिव रहना था। अपने जहन को मुकम्मल तौर पर हाजिर रखना था। अब चूंकि इसकी मंजिल नजदीक आ चुकी थी, गोया लीजा का शुक्रिया अदा करने का वक्त आ चुका था। इसने दिल में इरादा किया था वो इटली से वापस जाने से कबल लीजा को कोई अच्छा और कीमती तोहफा देकर जाएगा। इसके एहसान का बदला चुकाने के लिए नहीं। ये तो बहुत छोटी सोच होती है, मगर इसे जरूर बताने के लिए कि वो इसे इसके खुलूस और दोस्ताना रवैये की दिल से कदर करता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया लीजा, तुम आज हकीकत में मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनी हो। तुम्हारी वजह से मैं नेपल्स ठीक वक्त पर पहुंच पाया हूँ। इसने तशक्कुर के एहसास से लबरेज अलविदाई जुमले बोलने शुरू ही किए थे कि लीजा गाड़ी को एक बार ब्रेक करके वापस रोकती हुई बोली, अभी कहाँ से शुक्रिया आ गया? जब हम रोमा वापस जाएंगे तब मेरा शुक्रिया अदा करना। तुम यहाँ रुकोगी? मगर क्यों? देखो मेरी तरफ की ट्रेन की सीट्स रिजर्व्ड हैं।
میں شام میں اپنے طے ہوئے پروگرام کے مطابق الٹا ویلوسیٹا سے روم آ جاؤں گا اور میں اتنی لمبی ڈرائیو وہ بھی خالی پیٹ کر کے واپس روما روانہ ہو جاؤں. مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ سنو سکندر، میں نے ابھی ناشتہ کرنا ہے، کچھ دیر آرام کرنا ہے، پھر جاؤں گی واپس تمہیں ساتھ لے کر. مجھے ڈر ہے کہیں تم پھر نہ اپنی ٹرین مس کر دو. لیزا اسے جواب دے کر گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی. آ جاؤ ناشتہ کر لیتے ہیں جلدی سے، پھر تمہاری میٹنگ کا ٹائم ہو جائے گا. وہ مسکرا کر کہتی گاڑی سے اتر گئی. لیزا کا انداز اٹلتا گویا وہ اسے ساتھ لے کر ہی واپس جائے گی. وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر آیا. اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ امریکہ میں گزارا تھا، جہاں بار کا مطلب وہ جگہ جانتی تھی جہاں شراب نوشی کے لیے جایا جاتا تھا. اٹلی آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں بار کا مطلب امریکہ والے بار سے بالکل مختلف تھا. یہاں بار کا مطلب وہ جگہ تھی جہاں اٹیلین صبح اپنے کام پر جانے سے پہلے کافی پینا اور ناشتہ کرنے جایا کرتے تھے. اسی طرح شام یا رات کے اوقات میں بھی یہاں زیادہ تر اٹیلینز کافی پینے ہی میزوں پر بیٹھے نظر آتے تھے. اس کے علاوہ باہر ہی سے لوگ اپنے روزمرہ استعمال کے دودھ کے ڈبے اور بوٹلز خریدا کرتے تھے. یہ بارز اٹیلین سوشل لائف کا ایک اہم حصہ تھے. وہ جتنے دنوں سے روم میں تھا، روزانہ آفس جاتے وقت راستے میں پڑتے ایک بار پر لوگوں کو سینڈوچ، پیسٹری، ڈونٹ کے ساتھ جلدی جلدی کافی کے گھونٹ بھرتے دیکھا کرتا تھا. جلدی ان کے اپنے کام پر پہنچنے کی عجلت کو ظاہر کیا کرتا تھا. وہ دونوں اندر آ گئے تھے. کاؤنٹر کے پیچھے جو بار ٹینڈر کھڑا تھا، لیزا نے اس کو 2 سینڈوچز اور 2 کپ کافی کا آرڈر کیا تھا. وہاں کچھ لوگ میزوں پر بیٹھے کافی اور پیسٹری یا سینڈوچز کھا رہے تھے، جبکہ زیادہ تعداد میں لوگ کاؤنٹر کے سامنے ہی کھڑے جلدی جلدی اپنا ناشتہ نپٹانے میں مصروف تھے. وہ اور لیزا ایک میز پر بیٹھ گئے تھے. تم پلیز اپنی سہولت کے حساب سے واپس چلی جاؤ، میری میٹنگ پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک چلے. وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے اس سے بولا. وہ اسے اپنی وجہ سے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. سنو سکندر، میں کوئی بھی کام ادھورا نہیں کرتی، میری عادت ہے. تمہیں ساتھ لے کر آئی ہوں تو اب ساتھ واپس لے کر بھی جاؤں گی. ایسی دکھی شکل مت بناؤ. میں آج کافی سالوں بعد نیپلز آئی ہوں. تمہاری بات اولاد اگر یہاں آئی گئی تو تھوڑا وقت یہاں گزارنا چاہتی ہوں جب تک تم اپنی میٹنگ میں مصروف ہوگے. میں یہاں کی کچھ آرٹ گیلریز کو وزٹ کر لوں گی، نیپولیٹانا پیزا کھا لوں گی. بڑا عرصہ ہو گیا مجھے نیپلز کا پیزا کھائے ہوئے. وہ اسے یہاں نہ رکنے کے لیے اب مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. 5-6 منٹ میں اپنے اس مختصر سے ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں باہر نکل آئے تھے. لیزا نے اسے اس کمپنی کے آفس کے سامنے اتار دیا تھا. جب تمہاری میٹنگ ختم ہو جائے تو تم مجھے کال کر دینا. وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس سے بولی تھی. وہ لیزا پر سے اپنی سوچ کو ہٹاتا ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہوا تھا کہ سر دست اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی میٹنگ تھی. میٹنگ ختم ہونے پر اس نے لیزا کو کال نہیں کی. اسے یہ بات ہی بہت غلط محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنے 10 دن کام چھوڑ کر یہاں نیپلز میں اس کی خاطر رکی ہوئی تھی، مگر لیزا نے خود اسے فون کر لیا. ختم ہو گئی میٹنگ؟ ہاں. وہ آج صبح سویرے سے اس کے احسان لیتا شرمندہ سے شرمندہ ہوئے چلا جا رہا تھا. آ جاؤ باہر، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. فوراً باہر آ گیا تھا. تم یہاں کب سے میرا انتظار کر رہی ہو؟ 15-20 منٹ ہوئے مجھے آئے ہوئے. زیادہ دیر نہیں کھڑی رہی. جتنی دیر تمہاری میٹنگ چلی میں نے 2 آرٹ گیلریز وزٹ کر لی. 1-2 جگہیں اور بھی دیکھنے کا موڈ تھا، بچپن کی کچھ یادیں تازہ کرنے کا، مگر میں نے سوچا وہاں کہیں مجھے دیر نہ لگ جائے. پھر بلا وجہ تم میرا انتظار کرو. وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا. تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ بہت اچھی، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ پرسکون انداز میں بولا. لیزا کے چہرے پہ خوشی بھرا تاثر آیا تھا. چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا. تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے میٹنگ کے اچھے انداز میں ہو جانے پر خوشی کا اظہار کرنے کے بعد فوراً اس کی طبیعت پوچھی تھی. ابھی وہ اس سوال کے جواب میں کچھ بھی نہ بولا تھا کہ فوراً سنجیدگی سے وہ بولی. اگر یہ پرسنل سوال نہیں اور تم جواب دینا چاہو تو بتا دو، ورنہ کوئی بات نہیں. وہ اسے اس کی کئی بات جتا رہی تھی. وہ ہلکا سا مسکرایا. نہیں، یہ پرسنل سوال نہیں. میری طبیعت ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، مگر صبح سے کافی بہتر ہے. اصل میں مجھے کرویکل پین ہو رہا ہے. اوہ، تبھی تم اتنی تکلیف میں لگ رہے تھے. تمہاری شکل دیکھ کر ہی پتا چل رہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ فکر سے اس کی طرف دیکھ کر بولی. وہ اس بار جواباً کچھ بھی نہیں بولا تھا. تمہاری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں، ورنہ میں نے سوچا تھا تمہیں نیپلز کی 1-2 خوبصورت جگہیں دکھا دوں گی تاکہ آئندہ تم نیپلز کی طرف صرف یہ نہ سوچو کہ یہ منظم جرائم ہی کے حوالے سے مشہور ہے.
بلکہ اس کی خوبصورت کوسٹل ایریا اور اس کی رچ ہسٹری تاریخ اہمیت کے حوالے سے بھی اس کو یاد رکھو۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ تم نے میری بات دل پر لے لی۔ مجھے یقین ہے نیپلز بہت خوبصورت شہر ہے، میں نیپلز پہلی بار آیا ہوں، مگر میں نے کئی موویز میں نیپلز کی کافی خوبصورت جگہیں دیکھ رکھی ہیں۔ لیزا اس کا جواب سن کر مسکرائی تھی۔ چلو پیزا کھاتے ہیں۔ نیپلز آ کر تم نے یہاں کا پیزا نہیں کھایا تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ دنیا بھر میں مقبول یہ ڈش نیپلز میں غریبوں کی خوراک کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ آج سوچ تو کس قدر تعجب ہوتا ہے۔ وہ اور لیزا نیپلز کی خوبصورت پتھروں سے بنی سڑک کے کنارے واقع چھوٹے سے ریسٹورینٹ کے باہر میز پر بیٹھے پیزا کھا رہے تھے۔ باہر لگی میزوں پر ان کے علاوہ اور بھی کئی لوگ بیٹھے تھے، جن میں کچھ مقامی افراد تھے، کچھ ٹورسٹ تھے۔ یہ نیپلز کا وہ حصہ جو تاریخی عمارتوں سے بھرا تھا۔ ہر دوسری بلڈنگ کم سے کم 200-300 سال پرانی تھی۔ جس ریسٹورینٹ میں وہ پیزا کھا رہے تھے، لیزا بتا رہی تھی کہ وہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل اور بہت قدیم تھا۔ ہاں، نیپلز میں جب خوراک کی کمی ہو گئی تھی، غربت بہت بڑھ گئی تھی، تب غریب گھریلو عورتوں نے اپنے بچوں اور دیگر افراد خانہ کی خوراک کے لیے جو کچھ ان کے پاس دستیاب تھا ان سے کھانا بنانا شروع کیا۔ انہوں نے میدا، اولیو آئل، پنیر اور چند ہربس کو اپنے گھروں میں موجود تندور میں بیک کر کے دنیا کا سب سے پہلا پیزا تیار کیا تھا۔ لیزا اس کی بات کے جواب میں پیزا کے دریافت ہونے کی ہسٹری کو بیان کرنے لگی تھی۔ آج بھی ساری اٹلی میں نیپلز کا پیزا بیسٹ تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیزا سے بتا رہی تھی وہ بھی اس کی طرح کسی بھی طرح کے گوشت کے بغیر والا پیزا کھا رہی تھی۔ شاید وہ گوشت کی دلدادہ نہیں تھی، پیزا تو مزے کا تھا، ساتھ آس پاس کا ماحول بھی بڑا زندگی سے بھرپور تھا۔ آس پاس سے گزرتے مقامی لوگ، ٹورسٹ، بندہ اکیلا بھی بیٹھا ہو تو بور نہ ہو۔ تاریخی عمارتوں کے درمیان گری یہ جگہ واقعی دیکھے جانے اور وقت گزارے جانے کے لائق تھی۔ جو کچھ زندگی اب تک اس کے ساتھ کرتی آئی تھی وہی ایک بار پھر دہرایا گیا تھا۔ وہ نہ سکندر کو ہرا سکا تھا، نہ ہی اس کے برابر آ سکتا تھا۔ وہ نمبر 2 تھا، اسے ساری زندگی دوسرے نمبر پر ہی آنا تھا۔ اتنی سی خواہش کی تھی اس نے سکندر کی طرح اس کا بھی ہارورڈ میں داخلہ ہو جائے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا، بے تحاشا محنت کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا تھا، مگر وہ سکندر کے مقابلے میں پھر آ گیا تھا۔ جہاں سکندر کو رسائی نصیب ہوئی تھی وہاں اس کے قدم پہنچ نہ سکے تھے۔ شہریار خان کو اس کے ہارورڈ میں داخلہ نہ مل سکنے کا زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن کی باتیں تھیں جب وہ اسے سکندر کی مثالیں دے کر اس جیسا ہائی اچیور بننے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اب شاید وہ اس سچائی کو تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا دوسرے نمبر کا بیٹا ان صلاحیت اور قابلیت سے محروم ہے جو پہلی پوزیشن لینے والوں کے پاس ہوتی ہے، جو سکندر شہریار کے پاس ہے۔ وہ ذہین ہے مگر غیر معمولی ذہین نہیں، وہ قابل ہے مگر غیر معمولی قابلیت کا حامل نہیں، وہ محنتی ہے مگر اس قدرتی خوبی سے محروم ہے جس کے بل پر لوگ دنیا فتح کر لیا کرتے ہیں۔ مختصر کہ وہ سکندر شہریار نہیں۔ شہریار خان اس کی تعلیم پر بھی اتنا ہی پیسہ خرچ کر رہے تھے جتنا سکندر کی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ پلان نہیں کر رکھا تھا۔ مستقبل کی ساری پلاننگ انہوں نے سکندر کی کر رکھی تھی۔ کس سال اس کی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز پوری ہوں گی اور کس پوزیشن کے ساتھ ہوں گی، پھر کس سال وہ لاء کا امتحان پاس کرے گا اور کتنے امتیازی نمبروں کے ساتھ کرے گا، پھر وہ کس جگہ ملازمت سے اپنے شاندار باب مثال پروفیشنل کریئر کا آغاز کرے گا۔ لہٰذا اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن نہ ہونا ان کے لیے کوئی دکھ کی خبر نہیں تھی۔ اس کا کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ سکندر نے اس کے داخلے کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ مبارک ہو زین۔ کس بات کی مبارکباد؟ اس نے خوش لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے لگا تھا سکندر نے اس پر طنز کرنے اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے اسے فون کیا ہے۔ دیکھ لو، جہاں میں ہوں وہاں تمہاری رسائی ہو بھی نہیں سکتی۔ تمہاری اتنی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، اس بات کی مبارکباد۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی بہت اچھی ہے زین، مگر ہارورڈ سے کم۔ اسے لگا دل ہی دل میں اس پر ہنستے سکندر نے یہ ضرور کہا ہوگا۔ اسے سکندر کی خوشی تمسخرانہ اور اس کی ہنسی اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ سکندر کے لبوں کی ہنسی اور اس کی زندگی کی ہر خوشی اس سے چھین لے۔ وہ دونوں واپسی کے سفر پر تھے۔ کھانا ختم کرتے ہی انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا آج کا پورا دن ضائع ہو گیا، یقیناً تمہارا آج کے دن کے لیے اپنی بہت سی مصروفیات ہوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اب اس کے درد میں بہت کمی آ گئی تھی۔ میں آج کل اپنی ویکیشن چھٹیاں انجوائے کر رہی ہوں، لہٰذا واقعی کوئی کمی نہیں۔ اچھا ہوا تمہارے ساتھ آ گئی اس بہانے، کئی سال بعد میں نے نیپلز دیکھ لیا۔ میں یہاں آخری بار شاید
6-7 साल पहले आई थी। वो जितना इसका ममनून ज़ेर-बार और एहसानमंद हो रहा था, वो इतना ही ये साबित करने पर तुली थी कि इसके साथ आकर इसने इसमें कोई एहसान नहीं किया। वो कहाँ जॉब करती है जो आजकल अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही है? इसने पूछा नहीं। फिर 2.5 घंटे का सफर तय किया। वो रोमा की हुदूद में दाखिल हो रहे थे। लीजा इसकी तरफ देखकर खैर मकदम करने वाले अंदाज में मुस्कुराकर इटालियन में बोली, बेनोविटो रोमा ला सिटा एल्टर्ना। वो इसके इटालियन जुमले पे मुस्कुरा दिया, ला सिटा एटर्ना। तो समझ में आ गया बाकी जुमले का मतलब, वेलकम टू रोमा द एटर्नल सिटी, लाफानी शहर रोमा में खुश आमदीद। वो बड़े जज्ब से बोली थी। इसने बगौर लीजा को देखा था। तुम अपने शहर से बहुत प्यार करती हो, है ना? हाँ बहुत, मुझे अपने रोमा से इश्क है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ की कदम कदम पर बिखरी हिस्ट्री, मैं इन सब की आशिक हूँ। हालांकि तुम तो रहती ही यही हो। यहाँ की हिस्ट्री, आर्ट हो या आर्किटेक्चर, सब कुछ हर वक्त ही तो तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। अमूमन तो खूबसूरत शहरों और तारीखी जगहों पर रहने वाले लोग इन सबको सुबह शाम देख देख कर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वो अपने शहर से इसकी वाले हना मोहब्बत महसूस करके संजीदगी से बोला था, मैं अपने शहर की किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। मैं रोमा की हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर किसी भी चीज से बोर नहीं होती। लीजा ने बोलते बोलते एक नजर इसकी तरफ देखा। वो इस वक्त अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि कदरे संजीदा थी। पता है सिकंदर, जब कोई चीज हमसे छिन जाती है तब हमें इसकी ज्यादा कदर होती है। अगर मैं हमेशा रोमा में रहती तो शायद इसकी यूं कदर न करती जितनी आज करती हूँ, क्योंकि अब ये हर वक्त मेरे सामने नहीं होता। इसने लीजा के चेहरे पर एक दुख भरा एहसास उभरते दिखा। वो जिस रोज से इससे मिला था, इसने इस लड़की को सिर्फ बेतहाशा बोलते और हंसते दिखा था। न जाने वो अपने अंदर किस तरह का दुख बसाए बैठी थी कि दुनिया में कोई भी खुश नहीं और किसी को नहीं, मगर कम से कम मुस्कुराहटे और खुशियां बखेरती इस लड़की को तो खुश होना चाहिए था। जिंदगी को इस लड़की को तो खुशियां देनी चाहिए थी। वो आज सुबह जब इसके साथ था, अपनी आदत के बरखिलाफ कितना ज्यादा बोला था, कितनी बार मुस्कुराया था। वो चंद दिनों बाद जब रोमा से वापस चला जाएगा तब लाख वादे कर लेने के बावजूद भी इस अनजान लड़की से कभी कोई राब्ता नहीं रखेगा मगर फिर भी वो इस अजनबी लड़की को इसलिए हमेशा याद रखेगा कि इसकी वजह से आज पूरे 12 साल बाद वो इस तरह मुस्कुराया है, इतना ज्यादा बोला है। लीजा इसकी सोचों से अनजान इसे बता रही थी, मैं 13 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा की डाइवोर्स हो गई थी। रद्दी के वक्त इन दोनों के दरमियान जिस तरह बाकी तमाम चीजों का बंटवारा हुआ था, इसी तरह हम दोनों बहनों का भी इस महज़बाना बंटवारे में मैं पापा के हिस्से में आई और मेरी बहन मम्मी के। मेरी मम्मी का तो ये मुल्क था, वो यहाँ से क्यों जाती। मेरे पापा अलबत्ता इटालियन नहीं थे, उन्होंने यहाँ की सिर्फ नेशनलिटी ले रखी थी। मम्मी से अलहदगी के बाद वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर लंदन चले गए। और यूं सिकंदर 13 साल की उम्र में मुझसे मेरा रोमा छिन गया था। वो दोपहर लहजे में बोलते बोलते एक पल के लिए खामोश हुई। वो इसकी तरफ देख रहा था, इसकी बात तवज्जो से सुन रहा था। मैं यहाँ से गई तो मेरा दिल यहीं रह गया था। मेरा दिल कभी लंदन का ना हो सका, मेरा दिल हमेशा यहीं रहा। मेरे रोमा में मेरे पापा का मुल्क तो ना इटली था ना इंग्लैंड, इनका मुल्क तो पाकिस्तान था। सो वो रोम में रहते या लंदन में, इनके लिए कोई फर्क न था। इनकी जज्बाती वाबस्तगी तो इन दोनों में से किसी से भी न थी। लीजा की सारी बात में इसके लिए हैरानी की बात इसके वालिद का पाकिस्तान से ताल्लुक होना थी। इसे पहले दिन से लेकर आज तक कभी एक पल के लिए भी लीजा के मुकम्मल इटालियन होने पर जरा सा भी शुक बना हुआ था। इसने बेख्तियार हैरत से पूछा था, तुम्हारे वालिद पाकिस्तान से हैं लीजा? लीजा ने इसकी हैरत को हैरत से देखा, फिर जैसे कुछ याद करके इसे सर पर हाथ मारकर बोली, देखो जरा, हम कितने दिनों से मिल रहे हैं मगर अभी तक एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अपना तारुफ तक नहीं करवाया। बात मुकम्मल करके फिर वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराई, फिर कुछ शरारत भरे लहजे में बोली, वैसे अभी तक तारुफ ठीक से ना होने आने की वजह से ये भी रही कि तुम पर्सनल बातें करना पसंद नहीं करते, सो मैं तुम्हारे तारुफ से महरूम रही और तुम इतना रूड होकर मिलते हो कि अपने बारे में भी मैं कभी कुछ ढंग से ना बता सकी। वो इसकी बदतमीजी से जता रही थी और आज मुश्किल वक्त में इसकी मदद करके अपना इतना हक तो रखती थी कि वो इसकी बदतमीजी और बदअखलाकी का जिक्र कर सके। वो थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ। ये बिल्कुल सच था कि आज तक इसने इसे ये मौका दिया ही नहीं था कि वो अपना मुकम्मल तारुफ करा पाती। वो शर्मिंदगी के हिसार से निकलने के लिए संजीदगी से बोला, तुम्हारी शक्ल सूरत से लेकर नाम तक किसी भी चीज से मुझे कभी ये नहीं लगा कि तुम इटालियन और क्रिश्चियन नहीं हो। लीजा हैब्रेओ इब्रानी नाम है और ये नाम मुसलमानों में होता है। इसके मायने हैं अल्लाह ताला के लिए वक्फ की हुई। तो लीजा पाकिस्तानी मुसलमान बाप और इटालियन क्रिश्चियन माँ की बेटी थी। इसे
इस इंकशाफ पर हैरत हुई थी, मगर वो अपनी हैरत का इजहार कर नहीं पा रहा था। ऐसा करना इसे बचकानापन लग रहा था। बाकी मेरा तारुफ ये है कि मैं लंदन में रहती हूँ। मैंने लंदन से पेंटिंग में मास्टर्स किया है। मैं वहाँ रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग, लैंडस्केप और स्टिल लाइफ पेंटिंग पढ़ाती हूँ। पेंटिंग मेरा पैशन, इश्क भी है, प्रोफेशन भी है। जॉब से बच जाने वाले टाइम में मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश तैयार करती हूँ। अपनी लाइफ में काफी मगन, काफी मसरूफ रहती हूँ, मगर मैं जितनी भी मसरूफ चाहूँ, साल के ये 2 महीने लाजमन रोमा में गुजारती हूँ। अपने इस रूटीन पर मैं 18 साल की उम्र से कारबंद हूँ। मैंने रोमा से जाकर अपना रिश्ता कभी यहाँ से टूटने नहीं दिया। इसलिए मेरे स्कूल के दोस्त, बचपन के मिलने जुलने वाले, इन सब से मेरा आज भी वही पहले जैसा ताल्लुक है। मैं आज भी लंदन से ज्यादा रोमा ही में खुद को एट होम महसूस करती हूँ। मैं यहाँ ऐसे आती हूँ जैसे कोई अपने घर आता है, शायद इसलिए तुम्हें मैं मुकम्मल इटालियन भी लगी थी और रोमा मेरा घर भी लगा था। वो दोनों अब रोम की मसरूफ और ट्रैफिक से भरी सड़कों पर से गुजर रहे थे। इसका होटल अब नजदीक ही था, मगर ट्रैफिक में फंसने के सबब वक्त लग रहा था। मेरा तारुफ तो हो गया, तुम अपने बारे में बताओ। वो दोनों इस सड़क पर से ट्रैफिक में निकलने में कामयाब हो गए। तब लीजा इससे बोली। इसने एक पल के लिए सोचा, फिर संजीदगी व बहुत बारी से बोला, मैंने अमेरिका से लॉ में बैचलर्स डिग्री ली है। रॉबर्टो ही की कंपनी के दोहा में वाक़े हेड ऑफिस में लीगल एडवाइजर हूँ। वो जैसे ही अपने बारे में मुख्तसर लफ्जों में बोलकर खामोश हुआ, लीजा कहकर लगाकर हंस पड़ी। इतना तफसीली तारुफ मैं सुनते सुनते थक गई, और तुम बोलते बोलते नहीं थके। वो इसका तन समझ रहा था, मगर जवाबन खामोश रहा था। लीजा आंखों में शरारत सी चमक लिए मुस्कुराकर मजीद बोली, तुम अगर अपने तारुफ में इससे ज्यादा एक लफ्ज भी और बोलते तो मैं बहुत हैरान होती, क्योंकि मैं यही तवक्को कर रही थी कि सिकंदर ने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। वो इसके साफ वो अंदाज पर थोड़ा सा खिसियाना सा हुआ। गाड़ी इसके होटल के नजदीक पहुंच चुकी थी। खुद को इस खिसियाट से निकालकर इसने ममनूनियत से लीजा की तरफ देखा। वो बहुत अच्छे लफ्जों और बहुत अच्छे अंदाज में इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। लीजा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत जहमत उठाई है। वो मजीद भी कुछ और जुमले बोलना चाहता था, मगर लीजा ने इसे इसकी बात पूरी करने नहीं दी थी। सिकंदर, इस तरह की रस्मी बातों से मुझे बहुत बहुत बड़ी घबराहट होती है, और वैसे भी आपके ऊपर आपका रूड अंदाज ज्यादा जचता है। सारी दुनिया से नाराज, गुस्से में बहुत कम कम बोलते हुए वो हंसकर इसी बेतकल्लुफाना व शरीर अंदाज में बोली थी। इसकी बात का बुरा मनाने के बजाय वो भी कुछ दिल से मुस्कुरा दिया था। लीजा ने इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया था। क्या हम दोस्त हैं? इसने मुसाफिर के लिए बड़ा लीजा का हाथ थामा था। हाँ, वो रोम से जाकर जिंदगी भर इससे मिलेगा नहीं, इससे कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रखेगा। दोस्ती बीच में कहां से आ गई? मगर वो ना बोलकर इसका दिल भी नहीं तोड़ पाना चाहता था। ओके सिकंदर, तुम्हारी इस दोस्त की तुम्हें एडवाइस यानी नसीहत ये है कि अपने होटल रूम में जाकर अब मेडिसिन लेकर सिर्फ और सिर्फ आराम करना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत मुझे अभी भी बुरी तरह ठीक नहीं लग रही है। इसने सरस बात में हिला दिया। वो सिकंदर का लफ्ज बड़े मजे में बोला करती थी और इसके अंदाज पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वो अपने होटल रूम में आकर अभी जूते ही उतार पाया था कि इसके मोबाइल पर किसी के कॉल आने लगी। इसका मोबाइल टेबल पर रखा था। वो उठकर मेज के पास आया। इसने मोबाइल उठाकर देखा। ये कॉल आमना की थी। इसके चेहरे के सख्त से तासुरात यकलख्ती नरमी में तब्दील हुए थे। इसने बहुत जल्दी के आलम में कॉल रिसीव की थी। इस वक्त इसका चेहरा जज्बात से आरी नहीं था। इसके चेहरे पर एक ही वक्त में बहुत से जज्बात थे, मोहब्बत, खुशी, उदासी, शिकवा, रंज। वो फोन पर बात करते हुए सोफे पर बैठ गया था। सिकंदर को इस होटल को छोड़ने के बाद वो सीधी घर आ गई थी। उर्फमी पर इसका अपना खूबसूरत अपार्टमेंट था। खूबसूरत रिहायशी इमारतों के बीच कुशादा सड़क पर ये एक 4 मंजिला इमारत थी, जिसकी तीसरी मंजिल पर इसका अपार्टमेंट था। बेसमेंट में मकीनों के लिए पार्किंग एरिया था, जबकि ग्राउंड फ्लोर से लेकर चौथी मंजिल तक हर फ्लोर पर बस एक एक अपार्टमेंट था। तमाम अपार्टमेंट्स कुशादा और खूबसूरत थे। 5 साल कबल इसके पापा ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी इन दोनों बहनों में बराबर बराबर तकसीम की थी। तब अपने हिस्से का कुछ पैसा बैंक में रख छोड़ने के बाद बकाया रकम से इसने ये अपार्टमेंट खरीद लिया था। इससे कबल हर साल वो छुट्टियों में रोम आती तो होटल में ठहरती थी। अपना ये अपार्टमेंट यहाँ खरीद कर इसे बड़ा सुकून हुआ था। अब अपने रोमा से इसका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था कि अब यहाँ इसका अपना घर था। वो साल के 2 माह यहाँ गुजारती थी। बाकी वक्त इसके अपार्टमेंट की देखभाल नैनी किया करती थी।
किचन से काम किए जाने की आवाजें आ रही थी, गोया नैनी रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। हाय नैनी, इसने किचन के दरवाजे से अंदर झांका। रात भर के जागने और दूसरे शहर तक जाने आने की थकन इसके चेहरे से आती, मगर मुस्कुराहट बदस्तूर इसके लबों पर थी। आ गई है अचानक सुबह सवेरे तुम्हें? नेपल जाने की क्या सूझी? सुबह हड़बड़ाहट मचाती इतनी जल्दी उठी, मुझे पूछने तक का मौका नहीं दिया कि इतनी अफरा तफरी में किस काम से जा रही हो? नैनी ने गर्दन घुमा के कदरे फिक्रमंदी से उसे देखा। 7 साल की उम्र में वो अब भी चाको चौबंद थी और लीजा को वो इस तरह जिसती जैसे एक बच्चे को अपनी माँ। वो बचपन में इसकी ओर से एम की आया थी, मगर इसने इन्हें कभी अपनी मुलाजमा नहीं समझा था। लंबी कहानी है नैनी, फ्रेश हुआ हूँ तो फिर सुनाती हूँ, वो मुस्कुरा के बोली और चपाक से किचन से बाहर निकल गई। इसके अपार्टमेंट में 2 बेडरूम्स, किचन, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के अलावा ऊपर की मंजिल पर वाकई एक कमरा जिसे इसने अपना स्टूडियो बना रखा था मौजूद थे। एक कमरा इसका था, एक नैनी का। ड्राइंग रूम ज्यादातर लिविंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, तभी इसने टीवी भी वहीं रखा हुआ था। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के बीच में कोई दीवार न थी। यहीं से लकड़ी की गोल चक्करदार सीढ़ी ऊपर कमरे में जाती थी, जहां आखिरी स्टेप चढ़ा और ऊपर कमरे में मौजूद। वो कमरा अंदर दाखिल होते ही बता दिया करता था कि वो किसी आर्टिस्ट का स्टूडियो। वहाँ जा बजा इसकी मुकम्मल और नामुकम्मल पेंटिंग्स बनाने से मुतल्लिका दूसरी चीजें, सामान वगैरह बिखरी हालत में पड़ा नजर आता था। स्टूडियो का बाहर की तरफ खुलने वाला शीशे का दरवाजा छोटी सी बालकनी में खुलता था। वहां इसने कुछ गमले और एक आरामदेह कुर्सी रखी थी। जब कभी काम करते करते थकावट का एहसास होता या कई घंटे स्टूडियो में गुजारने पर घुटन महसूस होने लगती, तब वो बालकनी में आकर बैठ जाया करती थी। अपने इस अपार्टमेंट को इसने अपनी सहूलत के मुताबिक सेट किया था। इसके लंदन के अपार्टमेंट से, जहां वो साल के 10 माह गुजारती थी, ये अपार्टमेंट कहीं ज्यादा प्यारा था, जिसमें वो साल के सिर्फ 2 माह गुजारती थी। अब पूछिए आप क्या पूछ रही थी? किचन में मौजूद 4 कुर्सियों वाली छोटी मेज पर वो और नैनी आमने सामने बैठे थे। जब कभी इसने अपने दोस्तों वगैरह को खाने पे बुलाना होता था, तब डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खाया जाता था, वरना सिर्फ वो नैनी होते तो किचन में ही मेज पर खाना खाते। नाश्ता सब कुछ यहीं हो जाया करता था। इतनी अफरा तफरी में मुंह अंधेरे नेपल्स जाने की वजह पूछ रही थी। नन्ही ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा, रॉबर्टो का एक कोलीग है, सिकंदर नाम है इसका। रोमा में रॉबर्टो ही की कंपनी में लीगल एडवाइजर है। मैं इससे कई बार मिल चुकी हूँ। इसे एक मीटिंग के लिए नेपल्स जाना था, इसकी ट्रेन मिस हो गई थी, तो बस फिर मैं इसे वहां ले गई। मैंने सोचा इस बहाने नेपल्स भी देख लूंगी। कितने साल हो गए थे मुझे वहां गए। इसने अपनी प्लेट में पास्ता डालते हुए नैनी को जवाब दिया। रॉबर्टो को किसी कोलीग के लिए खुद को इतना ख्वार करने की कोई जरूरत नहीं थी। नैनी ने थोड़ा बुरा समूह बनाया। वो अब सिर्फ रॉबर्टो का कोलीग नहीं है, मेरी भी इससे दोस्ती हो गई। तुम्हारी दोस्तियों में नया क्या है? किससे नहीं हो जाती तुम्हारी दोस्ती? मेरी अच्छी आदत का जिक्र तो अच्छे अंदाज में करे नैनी। इसने जैसे बुरा मानकर सदाए एहतजाज बुलंद की। नैनी इसके अंदाज पर मुस्कुराई थी। उन्होंने इसकी प्लेट में चिकन का एक पीस रखा। ठीक से खाओ। वो इनकी मोहब्बत भरे अंदाज पे मुस्कुराई। इसी वक्त फोन की बेल बजी। मैं देखती हूँ वो तेज से उठी थी। किचन के सामने वाला कमरा इसका था। दरमियान में खूबसूरत इटालियन टाइल से मुज़य्यन कॉरिडोर। वो तेज रफ्तारी से अपने कमरे में आ गई। स्क्रीन पर चमकता नंबर देखकर ही से पता चल गया था कि ये कॉल किसकी। इसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम संजीदगी में तब्दील हो गई थी। महमूद खालिद, इसके पापा की कॉल थी। इसने रिसीवर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम पापा। पांट अंदाज में इसने सलाम किया, ऐसे जैसे किसी जान पहचान के खुद से उम्र में बड़े शख्स को अदब व एहतराम से सलाम किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? महमूद खालिद ने मोहब्बत भरे लहजे में इससे पूछा। इसके चेहरे पे एक ताल्लुक सा तासुर आ गया। इसे अपने पास पाकिस्तान बुलाने के लिए सैम की तरह इसकी भी उठाकर किसी पाकिस्तानी से जबरदस्ती शादी करवाने के लिए मोहब्बत भरा लहजा और फिक्र जाहिर करता था कि ये अंदाज इसलिए बनाया जाता है, वरना जिंदगी भर अपनी दोनों बेटियों को नजरअंदाज करने और इन्हें तकलीफ पहुंचाने के सिवा उन्होंने किया ही क्या था। मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? इसने इनसे कभी बदतमीजी नहीं की थी, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मगर जिस रोज से इनकी वजह से इससे इसका मुल्क, इसका घर और इसकी बहन छिन गई थी, वो इनसे फिर कभी वैसी मोहब्बत न कर पाई थी जैसे जिंदगी के 13 सालों तक करती रही थी। इसके अंदर वो 13 साल की बच्ची आज भी अपने बाप से अपना घर छिन जाने और अपनी बहन से बिछड़ जाने पर खफा थी। मैं ठीक हूँ बेटा, बस आज तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने सोचा तुम्हें फोन करूं। मेरा अंदाजा यही था कि कल तुम रोम आई हुई होगी। हाँ, मैं अपने रोमा आई हूँ जिसे आपने मुझसे छीन लिया था। वो ये बोल नहीं पाई थी, बस सोचा जरूर था। बोली तो सिर्फ इतना थी, जी। वो ज़हनी और जज्बाती तौर पर खुद को इनसे इतनी दूर ले जा चुकी थी कि इनसे बात करते हुए से गुफ्तगू का मौजू या जुमले यूं सोचने पड़ते गोया किसी अजनबी से बात कर रही हो। आजकल क्या हो रहा है बेटा? रेस्ट कर रही हूँ या किसी एग्जीबिशन की तैयारी है?
एग्जीबिशन की तैयारी कर रही हूँ, अगले महीने फ्लोरेंस में मेरा सोलो शो है। इसने संजीदगी से जवाब दिया। फिर तो खूब मसरूफ होगी तो। वो इसके आर्टिस्ट बनने के मुखालिफ रहे थे। हर वो चीज़ जिससे इसे खुशी मिलती थी वो इसके मुखालिफ रहे थे। फिर पता नहीं अब वो कैसे इसकी पेंटिंग्स और एग्जीबिशन के मुतालिक इतने खुशगवार अंदाज में बात कर लिया करते थे। आंटी कैसी हैं? इसने मुरव्वतन अपनी सुतीली माँ की खैरियत पूछी। ये नहीं था कि इसके और इसकी सुतीली माँ के बीच कोई रिवायती किस्म के ताल्लुकात थे, बस एक गैरियत और अजनबियत थी। वो कई साल लंदन में महमूद खालिद और उनकी बीवी के साथ रही थी, मगर यूं जैसे किसी दूर के वाकिफ या मिल जुलने वाले के साथ रह लिया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझसे कहती रहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी छुट्टियों में पाकिस्तान बुलवाऊं। इनके दिल की बात जबान पर आ गई। एक तल्ख सा तासुर इसके चेहरे पर उभरा था। 2 मिनट की फोन कॉल जिसमें रस्मी बातों के सिवा इसने कोई बात नहीं की थी, खत्म करके वो बुझे बुझे से अंदाज में बेड पर लेट गई थी। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी, जिंदगी से खुश रहती थी, मगर जिस वक्त भी इसकी अपने माँ बाप से बात होती इसके लबों की हंसी और चेहरे की खुशी दर्द और गम में बदल जाती। फिर आंसू से इसकी आंखें भीग जाती। बचपन की हर महरूमी, हर दुख याद आ जाया करता था। अपना वो घर याद आ जाया करता था जहाँ इसका और सैम का बचपन गुजरा था। इसकी अम्मी इसकी जॉब लंदन में थी। अगर जॉब का मसला ना होता तो वो कब का दोबारा रोम में ही सेटल हो चुकी थी। अपनी इतनी अच्छी जॉब को छोड़ देना इसे हमाकत लगा था। वो 13 साल की लीजा महमूद नहीं थी जिसके बारे में इसके मम्मी पापा फैसला करेंगे कि इसने कहाँ रहना है और किसके साथ रहना है। अपनी उम्र के 18वें साल से अपने फैसले इसने खुद करने शुरू कर दिए थे। महमूद खालिद को इसके किसी एक नहीं बेशुमार फैसलों से इख्तिलाफात थे, मगर इसे इनके इख्तिलाफात की कभी फिक्र न रही थी। वो दुनिया में अगर किसी की मानती थी तो वो थी सैम, इसकी बहन, इसकी दोस्त, इसकी माँ, इसका बाप, सब कुछ सैम थी। कभी वो दोनों बहनें एक ही घर में साथ रहा करती थी। कितना प्यार इन दोनों बहनों में था। सैम इसका किस तरह ख्याल रखा करती थी। स्कूल के अंदर, स्कूल से बाहर, वो हर जगह लीजा का साया बनी रहती। वो दोनों एक कमरे में सोती थी, रात देर तक जाकर बातें किया करती थी। नैनी इनके कमरे में इन्हें देखने आती तो वो दोनों सुती बन जाया करती थी। इनके वालिदैन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। ये शादी ही गलत हुई थी। महमूद खालिद मगरिब की एक औरत को बीवी बना लेने के बाद इससे मशरकियत की तवक्को रखते थे। अगर एक आला तालीम याफ्ता खूबसूरत दौलतमंद पाकिस्तानी मुसलमान मर्द से शादी करने के लिए विक्टोरिया जियोवानी ने इस्लाम कबूल किया था, अपना नाम तब्दील कर लिया था, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि तब्दीली दायमी थी। जिस खत्ते से इनका ताल्लुक था, इस ताल्लुक की निस्बत से इन्हें जैसा होना चाहिए था वो वैसी ही थी। महमूद खालिद विक्टोरिया को खतीजा बनाने की लाख कोशिश कर लेते, इन्हें कामयाबी नहीं मिल रहा थी। वो मगरिब की एक औरत को मशरकी अंदाज की बीवी और माँ के रूप में देखना चाहते थे, मगर ऐसा क्यों कर हो सकता था। विक्टोरिया ने इसे और सैम को सिर्फ पैदा किया था, इसके अलावा बहैसियत एक माँ इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। ऊपर तले की छोटी छोटी बच्चियां घर पे आया के रहमो करम पर होती और इनकी इटालियन माँ रात गए पार्टीज अटेंड करके घर वापस आया करती थी। लीजा माँ और बाप दोनों की जानिब से नजरअंदाज की गई थी, जबकि सैम इस मामले में इसके मुकाबले में निस्बतन यूं खुशकिस्मत रही थी कि बचपन में महमूद खालिद सैम से बहुत प्यार करते थे। सैम शक्ल सूरत और जहानत में बिल्कुल महमूद खालिद जैसी थी, जबकि लीजा दिखती भी विक्टोरिया की तरह थी। वो जहनी सलाहियत और काबिलियत भी इसमें अपने बाप जैसी न थी। वो कभी माँ की तवज्जो पा सकी ना बाप की। इसे तवज्जो, प्यार और मोहब्बत अगर कहीं से मिली तो सैम के पास से। सैम बेतहाशा खूबसूरत थी, बेपनाह ज़हीन, पुरअतमाद और गैर मामूली सलाहियतों की हामिल, जबकि वो सैम के मुकाबले में हर चीज़ में औसत दर्जे की रही थी। पढ़ाई में बुरी नहीं थी, अच्छी थी, पर सैम की तरह पोजीशन होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट कभी नहीं रही थी। स्कूल में सब इसे सैम की वजह से पहचाना करते थे। वो सैम पर फख्र किया करती थी। अपनी इस बेतहाशा हसीन और ज़हीन बहन पर इसे नाज होता था। दूसरी जानिब सैम इसे इसके आर्ट के हवाले से सराहती रहती थी कि इसमें पेंटिंग की खुदादाद सलाहियत है, वो बड़ी होकर एक कामयाब आर्टिस्ट बन सकती है। इसे बचपन ही में ये एतमाद सैम ने दे दिया था। जो जिम्मेदारियां माँ बाप की होती हैं, इसके लिए तो वो जिम्मेदारियां भी सैम ही ने निभाई थी। इसकी हिम्मत बढ़ाना, इसकी परवाह करना, हर मुश्किल में इसके साथ खड़े होना और इससे बेहद बेहिसाब प्यार करना। इसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था जब विक्टोरिया और महमूद खालिद बाज़ाब्ता तौर पर अलहदा हो गए थे। महमूद खालिद ने अपनी पोस्टिंग लंदन करवा ली थी। वो इसे अपने साथ लेकर लंदन जा रहे थे जब विक्टोरिया और महमूद के माबैन तयशुदा मुआहदे के तहत सैम को विक्टोरिया के साथ रहना था, और वो और सैम एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोई थी। आखिरी रात जो उन्होंने अपने घर में साथ गुजारी, वो दोनों बहनें इस रात रोती रही थी। सैम रोती भी रही और इसे प्यार कर करके समझाती भी रही थी कि इन दोनों बहनों को कोई भी कभी जुदा नहीं कर सकता। अलग मम्मी पापा हो रहे हैं लिज, हम दोनों नहीं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं भी 14 साल की हूँ, सिर्फ 4 साल रुक जाओ जरा, मैं 18 साल की हो जाऊँ, फिर देखना तुमसे मिलने मैं जब दिल चाहेगा आया करूंगी। फिर ना मम्मी मुझे तुमसे मिलने तुम्हारे पास आने से रोक सकेंगी ना पापा।
फिर वो महमूद खालिद के साथ लंदन आ गई थी और सैम वो विक्टोरिया के साथ इटली में रही थी। महमूद खालिद से शादी के लिए जो इनकी माँ ने ज़ाहिरी तौर पे अपना मजहब तब्दील किया था, इसे तर्क करके वापस अपने असल मजहब पर चली गई। वो खतीजा से फिर विक्टोरिया हो गई थी। तलाक के फौरन बाद इन्होंने इस फ्रेंच फैशन डिज़ाइनर से शादी कर ली थी जो इनकी और महमूद खालिद की तलाक की वजह बना था। वो एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर और अरबपति था। गोया महमूद खालिद से तलाक लेकर विक्टोरिया ने कोई घाटे का सौदा नहीं किया था। इनका फैशन डिज़ाइनर शौहर दुनिया भर के फैशन और डिज़ाइंस के दारुल हुकूमत समझे जाने वाले शहर मिलान में रहता था। शादी करके वो इसके साथ मिलान चली गई थी। सैम भी इनके साथ चली गई थी। सैम रोम में थी तो इसका अपना रोमा से एक राब्ता तो था। वो मिलान चली गई तो रोमा से जैसे नाता टूटता महसूस हुआ था। महमूद खालिद की मुलाजमत शानदार थी, सो लंदन में भी इनके घर में वही ठाट बाट और ऐशो आराम थे जो रोम में थे, मगर वो वहाँ एक पल भी दिल से खुश न रह सकी। वो ना इस घर को अपना समझती थी, ना इस स्कूल को, ना लंदन को, ना उसकी सड़कें और गलियां के अभी वो अपना सकी थी। इसका दिल तो वहीं इसके रोमा में सैम के और इसके मुश्तरका कमरे में रह गया था। सैम मिलान में पढ़ रही थी और वो लंदन में। सैम के तालीमी अखराजात व दीगर अखराजात के लिए महमूद खालिद से बाकायदगी से रकम भिजवाते थे। सैम की तालीम पहले ही की तरह बहुत अच्छी हो रही थी। वो इसी तरह कामयाबों के झंडे गाड़ रही थी, वगरना शायद विक्टोरिया का फ्रेंच शौहर निकोलस सौतेली बेटी की शानदार तालीम के रास्ते में रुकावट डालता। वो सौतेली बेटी पर अपना कोई पैसा खर्च करने पर आमादा न था। इसका रवैया सैम के साथ कोई बहुत दोस्ताना न था। सैम फोन पर बात होने पर इसे ये बताया करती थी कि निकोलस की बीवी के साथ जहेज के तौर पर मिली इस बेटी को सिर्फ और सिर्फ एक बोझ समझता है। लीजा सैम के लिए कुड़ा करती कि वो खुद बाप के साथ लंदन में आलिशान जिंदगी गुजार रही है और सैम माँ की शफकत व मोहब्बत से महरूम सौतेले बाप की तल्ख निगाहों और कड़वी बातों के बीच इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। वो तो सैम थी जो बहुत बहादुर और एतमाद थी, तभी इन तमाम हालात से समझौता कर गई। अगर सैम की जगह वो खुद होती तो कभी इन कठिन हालात का सामना न कर पाती। वो 16 साल की थी और सैम 17 साल की जब एक रात नशे की हालत में निकोलस सैम के कमरे में आधम का, मगर इसके शोर मचा देने पर वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सका। इसे जब ये बात पता चली तो वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। इसकी नाजुक अली बहन किस आजमाइश में गिर गई थी। इसे उस रोज अपनी माँ और बाप दोनों से शदीद नफरत महसूस हुई थी। वो इन दोनों को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकी। इन दोनों बहनों का क्या कसूर था जो इन्हें एक दूसरे से जुदा किया गया। इसके बाप ने अपनी एक बेटी को घर का ऐशो आराम और तहफ़्फ़ुज़ दिया और दूसरी को सौतेले बाप के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो इस वाक़े के बाद महमूद खालिद से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई थी। सैम इस वाक़े के बाद हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी। विक्टोरिया बजाय अपने बदकिरदार शौहर को बुरा समझने के सैम के खिलाफ हो गई थी और बाप ने इस वाक़े के बाद एक ऐसी कोई अमली कोशिश न की कि सैम को अपने पास बुलवा लेते। वो मिलान में हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम मदारज तय कर रही थी और पहले की तरह अब भी साल में एक मरतबा छुट्टियों में महमूद खालिद से अपने पास लंदन बुलवाया करते थे। साल भर में वो वाहिद मौका होता था जब वो दोनों बहनें एक दूसरे से मिल पाती थी, वरना तो वो सिर्फ फोन पर ही एक दूसरे की आवाज़ सुन पाती थी। वो 17 साल की थी जब महमूद खालिद ने एक पाकिस्तानी खातून से, जिन्हें इसकी दादी ने इनके लिए मुंतखब किया था, शादी कर ली। इनकी माँ से महमूद खालिद की शादी को इसकी दादी बेटी का जवानी का जुनून में किया गया एक गलत फैसला करार देती थी। आयशा एक पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की मेचूर और मजहबी रुझान रखने वाली खातून थी। उन्होंने लीजा के साथ ना कोई बैर बांधा, ना इसे दुश्मन समझा। वो दोनों एक दूसरे से फासला रखती थी। वो इन्हें आंटी कहती थी। गुजरते वक्त के साथ वो बाप से मजीद दूर होती चली गई थी। वो बाप के घर में बाप और इनकी बीवी के साथ यूं रहती थी जैसे कोई मेहमान हो, जैसे वो इस घर का ना हो। वो इसका दिल बाप की तरह से कभी साफ ना हो सका। वो इनसे कभी लड़ी न थी, कभी कोई गुस्ताखी न की थी, मगर इसने जिंदगी के किसी भी छोटे बड़े फैसले में कभी इनकी राय और इनका मशवरा न माना था। वो चाहते थे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, इसने फाइन आर्ट पढ़ा। वो जॉब से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान वापस जा रहे थे। वो चाहते थे वो इनके साथ पाकिस्तान चले, इसने साफ मना कर दिया। तब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके लंदन ही में जॉब तलाश कर रही थी। फिर इसे जल्दी मुलाजमत भी मिल गई। महमूद खालिद इसे साथ ले जाने की कोशिश में नाकाम हो जाने के बाद अपनी बीवी आयशा के साथ पाकिस्तान चले गए। इस अकेले के लिए वो घर बहुत बड़ा था, सो इसने अपने लिए एक छोटा और अपनी मर्जी के मुताबिक अपार्टमेंट ले लिया। वो अपने फैसले पर पूरी तरह मुतमईन थी। वो क्यों वो काम करे जो महमूद खालिद उससे कह रहे हैं। इसके और सैम के बचपन में उन्होंने और विक्टोरिया ने इन दोनों बहनों की परवाह की थी जो आज वो इनकी परवाह करे। वो पिछले 5 सालों से लंदन में तन्हा रही थी। महमूद खालिद की आज भी ख्वाहिश थी कि वो इनके पास कराची आ जाए। वो इसकी शादी किसी पाकिस्तानी लड़के से कराना चाहती थी। वो 27 साल की हो गई थी। इसकी शादी अब हो जानी चाहिए थी, मगर वो शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी और कम से कम किसी पाकिस्तानी से, हरगिज़ नहीं। कम से कम ये इत्मीनान और खुशी वो अपने संग दिल बाप को हरगिज़ न देना चाहती थी
कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादियां अपने मुल्क के मर्दों से करवाई हैं। सारी जिंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजार कर भी वो जिंदगी भर अंदर से पाकिस्तान ही रहे थे, तभी रिटायरमेंट के बाद वहीं लौटे थे, वहीं अपना बिजनेस शुरू किया था। और सैम जिसे 14 साल की उम्र में बिचौरी और सतीले बाप के हवाले करके इसकी जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मा हो गए थे, इस पर फिर अपना हक जताने खड़े हो गए थे। अपने नए नए बिजनेस शुरू किए। बिजनेस में मजीद फायदों के लिए उन्होंने सैम की शादी अपने कारोबारी वाकिफ के साथ करवा दी थी। सैम का शौहर हाशिम असद इससे उम्र में पूरे 15 साल बड़ा था। इसे अपने बाप की मौका परस्ती पर शदीद गुस्सा आया था। क्या कोई बाप ऐसा हो सकता है? सैम के साथ दस्तराजी की कोशिश वाले वाक़े के फौरन बाद ही विक्टोरिया की निकोलस से अलहदगी हो गई थी। उन्होंने 1 साल बाद फिर अपनी एक इटालियन आदमी से शादी कर ली। सैम फिर कभी माँ के पास न रही। इसके बाकी तमाम तालीम हॉस्टल्स वगैरह में ही हुई थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद इसे रोम में बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। वो वहाँ रह रही थी। वो छुट्टियों में चंद हफ्तों के लिए महमूद खालिद के पास पाकिस्तान गई थी। वहीं महमूद खालिद के कारोबारी दोस्त हाशिम असद की निगाह इंतखाब सैम पर आकर ठहरी। वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका था। रुपया पैसा बेटा हशा था। बेशक इसके पास बहुत था, दौलत की रेपेल थी, पर्सनैलिटी शख्सियत भी अच्छी थी, मगर इसकी शहजादी जैसी बहन की शादी एक शादीशुदा मर्द से जो इससे उम्र में 15 साल बड़ा था और जिससे वो बिल्कुल भी मोहब्बत न करती थी, किस तरह करवाई जा सकती थी? लीजा ने सैम को बहुत समझाया था कि वो शादी ना करे, वो पापा को छोड़कर वापस इटली चली जाए, मगर सैम ने रोते हुए इसे समझाया था कि इसके लिए शादी करना बहुत जरूरी है। अगर इसने शादी से इनकार किया तो पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे थे, इसके लिए उन्होंने हाशिम से कर्ज ले रखा था और वो कर्ज मामूली नहीं, एक बहुत बड़ी रकम थी। होने दो पापा को लॉस, खत्म हो जाने दो इनका बिजनेस। वो जिंदगी भर तुम्हारी खुशियों और सुकून का गला घोंटते आए हैं। मैं इस बारे में तुम्हारी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगी। वो रोते हुए चिल्लाई थी, मगर अपनी चीखों पुकार के बावजूद भी सैम को नहीं बचा सकी थी। सैम की शादी हाशिम असद के साथ हो गई थी। सैम की शादी वाले दिन वो लंदन में अपने अपार्टमेंट में खुद को बंद करके सारा दिन रोती रही थी। वहां इसके पापा के मुल्क में इन्हीं का एक हमवतन इसकी बहन की खुशियों को उजाड़ने जा रहा था। दुल्हन बनी सैम वहां इसके पापा के मुल्क में इन्हीं का एक हमवतन इसे कराची से निकाह करके ले जा चुका था। देर हुए थे निकाह को। वो फोन पे उसे हौसला दे रही थी। वो बड़ी बहादुर लड़की थी, उल्टा अपनी बहन को ही हौसला दे रही थी। लिजा, मैं खुश रहूंगी, हाशिम अच्छे आदमी है, तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो स्वीट हार्ट? अपने से 15 साल बड़े शादीशुदा और तलाक याफ्ता शख्स के साथ तुम्हें जबरदस्ती बांधा जा रहा है, तुम इसके साथ खुश रहोगी सैम? वो जवाबन फूट फूट के रो रही थी। उससे बोला नहीं जा रहा था, मैं पापा को इस जुल्म के लिए कभी माफ नहीं करूंगी सैम। मैं तुम्हारी जिंदगी की खुशियां छीनने पर इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो ज़ारों कतार रोते हुए बोल रही थी और फिर वो वाकई महमूद खालिद को कभी माफ ना कर सकी। बाप से बात करके जैसे सब कुछ फिर से याद आ गया था। वो सैम को याद करते हुए इसके साथ हुए जुल्म व ज्यादती को सोचकर आजरदा होते हुए भीगी पलकों के साथ सो गई थी। और ये खूब कमाल बात थी कि सुबह सवेरे इसकी आंख खुली ही सैम के फोन से थी। हमेशा की तरह फिर यही हुआ था कि इधर से इसने दिल से सैम को याद किया, उधर सैम मौजूद हुई, या फोन पर या फिर रूबरू। सैम की आवाज सुनते ही रात की सारी उदासी और दुख पल भर में रुखसत हो गया था। सैम आई लव यू, इसने बेख्तियार इसकी आवाज सुनते ही कहा था। हाय खैरियत तो है सिस? मेरे हेलो का जवाब इसका रोमांटिक। सैम हंसबे आदत खुशगवार मूड में थी। पता है रात मैं तुम्हें सोचते हुए सोई थी और अभी मेरी आंख तुम्हारे फोन से खुली। वो बेड पर उठकर बैठते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोली। सैम से बात कर लेने के बाद अब इसका बिगड़ा मूड ठीक हो ही जाना था। सैम इससे बात करते हुए कभी अपनी शादीशुदा जिंदगी के दुखड़े नहीं सुनाती थी। वो इस तरह जाहिर करती गोया अपनी शादी से खुश हो, मगर वो सिर्फ बहनें न थी, सहेलियां भी थी और जानती थी कि सैम ने जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था। इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभा भी रही थी, मगर वो दिल से खुश नहीं थी। कभी कभी बातों बातों में गैर इरादी गैर इख्तियारी तौर पर सैम के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता जो उसे याद दिला देता था कि सैम ने अपनी खुशियों और ख्वाहिशात का गला घोंटकर समझौते की जिंदगी को अपना लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की खातिर। सैम इससे बात करते हुए ना खुद कोई उदासी जाहिर करती थी, ना इसे उदास रहने देती थी। वो इन दिनों दफ्तरी काम से तुर्की आई हुई थी और इसके पास इसे सुनाने के लिए वहाँ के बहुत सारे दिलचस्प थे। शादी के बाद सैम ने हाशिम की ख्वाहिश पर इसकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। शुक्र था कि सैम जैसी गैर मामूली सलाहियतों की हामिल लड़की को हाशिम ने घर पर बिठाने की जाहिलाना कोशिश नहीं की थी। सैम से बात कर लेने के बाद वो खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रही थी।